फाइनेंशियल हेल्थ की तरफ, हमारे रिलेशनशिप की हेल्थ की तरफ। अगर हम यहां से मजबूत हैं तो हर तरफ से मजबूत हैं। इसीलिए कहते हैं हफ किश्वर, 7 मुल्कतें, 7 रियासतें। पहले जमाने में 7 मुल्कों का बादशाह होना वो बड़ी बात समझी जाती थी। तो वो कहते हैं कि 7 ममालिक आप बगैर तीर के, बगैर तलवार के फतह कर सकते हैं, तस्खीर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको वो सामान दिया है कि तीरों तलवार के बगैर आप कायनात को तस्खीर कर सकते हैं। अल्लाह ताला सूरह 3 में 4 किस्में खाता है और फिर कहता है वसख्खरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जमीन और आसमान की कुव्वतों को तुम्हारे लिए तस्खीर कर दिया गया। अब वो तस्खीर कर दिया गया यानी तस्खीर करने की सलाहियत रख दी गई। वो सलाहियत कहां रखी गई? पेट में रख दी गई, घुटने में रख दी गई, कहां रख दी गई होगी? यहां रख दी गई। तो जमीन और आसमान की कुव्वतों को तस्खीर करने की सलाहियत यहां रखी गई। जैसा कि आपने कहा, तो इंसानी दिमाग ये एक मौजूदाती मशीन है, शायद दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन। कहा जाता है कि इस लगभग 2.5 पाउंड के वजन की मशीन में 2 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। मिलियन नहीं कह रहा, बिलियन कह रहा हूं। 2 बिलियन न्यूरॉन्स, और हर न्यूरॉन में मोर देन 1 मिलियन इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। दुनिया में कोई मशीन इससे ज्यादा पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सुपर कंप्यूटर, जिसे क्रे कंप्यूटर कहा जाता है, अगर उसका इससे मुआवजा करें तो सुपर कंप्यूटर अगर उसके सर्किट्स एक लाइन पे लगाए जाएं तो न्यूयॉर्क सिटी जितने 4 बड़े शहरों पर मुश्तमिल एक कंप्यूटर बनेगा। वो कंप्यूटर अगर हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन मुसलसल काम करता रहे तो टेक्निकली 1 साल में वो जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा ह्यूमन ब्रेन 1 मिनट में कर सकता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अहसनुल खालिकीन है, तमाम खालिकों में से बेहतर खालिक। ये कंप्यूटर की मानिंद है। मैंने कंप्यूटर से इसकी मिसाल दी। तो कंप्यूटर इटसेल्फ तो कुछ भी नहीं करता। आप सबके पास कंप्यूटर्स मौजूद हैं। आपके हाथ में स्मार्टफोन जो है ये भी कंप्यूटर की एक किस्म है। कंप्यूटर है ना सबके पास। तो अगर कंप्यूटर खाली मशीन का नाम हो तो क्या वो काम करेगी? उसे चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। कई दफा सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है। आजकल तो एक और सॉफ्टवेयर भी करप्ट होता है जिसे अपडेट किया जाता है। लेकिन बहरहाल वो सॉफ्टवेयर जब मोबाइल का, कंप्यूटर का करप्ट हो जाए तो वो काम करना छोड़ देता है जब तक आप उस सॉफ्टवेयर को दोबारा से रीइंस्टॉल ना कर लें। यही होता है ना। तो इंसानी जहन इस दिमाग का सॉफ्टवेयर। जहन और दिमाग के फर्क को पहले समझ लीजिए ताकि आगे चलने वाली गुफ्तगू आसान हो जाए। दिमाग फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है। अगर आपने वो कभी सीरी पाए खाए हो, पंजाब वालों को तो बहुत पसंद है, तो वो मगज होता है उसका दिमाग। किसी आदमी का ऑपरेशन करे, सर तोड़ दे तो अंदर से मगज निकलेगा, देखा जा सकता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस। लेकिन माइंड इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये नजर नहीं आता। जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर। आप मोबाइल को खोलें, उसके पुर्जे नजर आएंगे आपको। कंप्यूटर को खोलें, उसकी हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर सब कुछ नजर आएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर दौड़ता भागता नजर नहीं आएगा। वो नजर नहीं आता, वो इनविजिबल है। मगर कंप्यूटर को या आपके मोबाइल को ऑपरेट वही करता है। इसी तरह आपका दिमाग फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है, नजर आता है, आप इसे देख सकते हैं, इसे तोल सकते हैं, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर माइंड नजर नहीं आता, मगर कंट्रोल यही करता है। ये मास्टर है, आपका दिमाग गुलाम है। हम इसे कई लोग समझते हैं कि मेरे दिमाग को बड़ा पता है। हमने किसी की तारीफ करनी हो तो कहते हैं उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। यही समझते हैं ना हम। हेलो, आप उससे बातचीत कर सकते हैं। दिमाग हम समझते हैं कि मेरे दिमाग को बहुत पता है, उसका दिमाग तेज है। हम बादाम खाते हैं किस लिए? तो स्कूलों में अगर बादाम खाओ तो दिमाग तेज हो जाएगा। लेकिन बैड न्यूज ये है कि आपके दिमाग को कुछ भी नहीं पता। इसे सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं है, इसे झूठ सच का पता नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना इसे कुछ भी नहीं पता। ये तो जस्ट एक मशीन है। लेकिन ये बात आसानी से हजम होने वाली नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि मैं एक छोटी सी डेमो करवाऊं ताकि आप इस बात को डाइजेस्ट कर सकें, फिर हम आगे चलते हैं। काइंडली मेरे साथ रहिएगा, आंखें बंद कीजिए। प्लीज क्लोज योर आईज। आंखें जो नाक के साथ लगी होती है उम्र आंखें करते हैं। क्लोज योर आईज, टेक फ्यू डीप ब्रेथ, चंद गहरी सांसें लें। तसव्वुर करें आप खाने की टेबल पर बैठे हैं। आपके सामने सिर्फ तसव्वुर करना है, बोलना नहीं है, जस्ट तसव्वुर। खाने की टेबल पर बैठे हैं,
सामने एक टेबल है, उसके ऊपर एक प्लेट है। प्लेट का कलर क्या है? प्लेट को जरा उठा के इसका वजन महसूस कीजिए। प्लेट को वापस रखिए। राइट साइड पे एक फ्रूट बास्केट है, उसमें एक लेमन पड़ा है, उस लेमन को उठाइए। इसका कलर कैसा है? इसे जरा सूंघिए, इसकी खुशबू कैसी है? इसे दबा के देखिए, इसकी नरमी महसूस कीजिए। इसे वापस प्लेट पर रख दीजिए। पास एक नाइफ है, इसके 2 पीस कीजिए। एक पीस को उठाइए, इसके बीज बाहर निकालिए। अब आपको इसका जूसी फाइबर नजर आ रहा है। अब इसकी खुशबू सूंघिए, शायद तेज हो गई हो पहले से। मुंह खोलिए, एक कतरा लेमन का मुंह में गिरा दीजिए। एक कतरा। थैंक यू वेरी मच। आगे बोल दीजिए जी। किस किस के मुंह में पानी आएगा? अच्छा, आप सब तो इंतहाई समझदार लोग हैं और सबको इस बात का क्लियर कट पता है कि देयर इज नो लेमन। लेमन तो मौजूद ही नहीं है। आपने दिमाग को कमांड देनी शुरू की और दिमाग ने उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। आपने कहा लेमन, उसके दिमाग में पहले से रेफरेंस मौजूद है फाइल में। उसने कहा लेमन ऐसा होता है, नरमी ऐसी होती है, खुशबू ऐसी होती है। आपने कहा मैं कचरा ड्रॉप करने लगा हूं, फौरन वो केमिकल्स प्रोड्यूस हुए, वो सलीवा प्रोड्यूस हुआ जो लेमन को डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी था। यही हुआ ना? तो दिमाग का काम है सिर्फ यस सर करना। आप उसे जो भी कहेंगे उसने आगे से कहना है यस सर। मैं ये काम कर सकता हूं, दिमाग कहता है यस सर। मैं ये काम नहीं कर सकता, दिमाग कहता है यस सर। टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चे को पहले से बताते हैं कि आज जो बताने जा रहा हूं ये बड़ा मुश्किल है, तो जो से देखना। वो कहता है यस सर, क्योंकि दिमाग ने यस सर कहना है। कोई टारगेट दिया जाता है, सेल्स की मीटिंग होती है, आप बता रहे होते हैं कि आज एक बड़ा टारगेट है, ये आसानी से होने वाला नहीं है, दिमाग कहता है यस सर। आप कहते हैं आज ऐसा टारगेट है तो देखने में बड़ा लगता है, मगर आप इतने क्वालिफाइड लोग हैं, इसे पलक झपकते हुए कर सकते हैं। दिमाग क्या कहता है आगे से? दिमाग का सिर्फ एक काम है, यस सर कहना। तो इस बात को समझिएगा कि ये सॉफ्टवेयर जो दिमाग को चलाता है उसका नाम है माइंड। अब आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो गया, हमने देख लिया। अब उसे चलाने के लिए एक ऑपरेटर चाहिए होता है। मोबाइल खुद तो काम नहीं करता, आपको कमांड देनी पड़ती है। कंप्यूटर खुद काम नहीं करता, उसे कमांड देनी पड़ती है। इसी तरह हार्डवेयर दिमाग भी आ गया, सॉफ्टवेयर ज़हन भी आ गया। अब उसे चलाने के लिए आपको एक ऑपरेटर की जरूरत है, और वो ऑपरेटर है आपकी सोच। आप कमांड्स देते हैं, आप सोचों के जरिए बताते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं। हम सोसाइटी से परसीव करते हैं, वर्ड्स देखते हैं, मीडिया से लेते हैं, लोगों से सुनते हैं, और उसके मुताबिक हमारा जहन आगे ऑपरेट करना शुरू करता है। तो सोचें इन तमाम चीजों को कंट्रोल करती हैं। जितने बड़े बड़े आइडियाज वो कहां से जन्म लेते हैं? साइंस और टेक्नोलॉजी हो, स्पेस साइंसेस हो, कुछ और हो, ये तमाम तकलीफ कहां से जन्म लेती है? कहा जाता है दुनिया में हर चीज 2 मर्तबा बनती है। हर चीज, एक मर्तबा यहां, एक मर्तबा यहां। ये टेबल, ये माइक, ये एलईडीज, ये सब की सब पहले कहां बनी थी? यहां। उसके बाद यहां बनी। जिस तरह ये चीजें पहले यहां बनी, फिर यहां बनी, इसी तरह कामयाबी और नाकामी भी पहले यहां बनती है, फिर यहां बनती है। जो यहां बनेगा वो यहां बनेगा। जब यहां नाकामी से जाकर जाएंगे, पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो सकता। पाकिस्तान में सिफारिश, अकरवा परवी के बगैर काम नहीं होता। पाकिस्तान में करप्शन बहुत है। पाकिस्तान में ईमानदार आदमी कामयाब नहीं हो सकता। यही बातें सुनते हैं हर वक्त। इससे सोचें बनती हैं, इससे सॉफ्टवेयर बनता है कि मुझे कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बदयानत होना पड़ेगा, चीटिंग करनी पड़ेगी, वरना मैं कामयाब नहीं हो सकता। तो ये सोचें हमें बदलनी होगी। अगर आप यहां सोच रहे हैं कि तुम कामयाब नहीं हो सकते, मैं पाकिस्तान में रहता हूं, कामयाबी मेरे लिए बहुत मुमकिन है, तो दिमाग ने आगे से क्या कहना? दिमाग एक ही बात कहता है बस, वो कहते हैं यस सर। आप कहते हैं कि मैं कामयाब हो सकता हूं, टॉप की प्लेस तो हमेशा खाली होती है, दिमाग आगे से क्या कहेगा? तो फिर चॉइस आपकी है कि आप दिमाग से क्या कहते हैं। आप अपनी किस्मत के खुद खालिक हैं, आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह बकरा में कहता है कि हर एक के लिए 2 रास्ते हैं, एक भलाई का और एक बुराई का, एक कामयाबी का और एक नाकामी का। हर एक के लिए 2 रास्ते हैं। फिर आपको चॉइस देता है और अपनी रिकमेंडेशन करता है अल्लाह ताला के पास, तुम भलाई का रास्ता अख्तियार करो। चॉइसेस 2 हैं, नतीजा अल्लाह ने अपने पास रखा है। इस रास्ते पर चलोगे तो ये मिलेगा, इस रास्ते पर चलोगे तो ये मिलेगा। अब रास्ता अख्तियार करना वो किसकी चॉइस है?
इसका मतलब है कि फिर आपकी किस्मत आपके हाथ में है। तो एक पुरानी एग्जांपल है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपसे, आप एक नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्या देखते हैं? मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीजें नजर आती हैं। आंख, आम, आंख, वाइट जी, वाइट कलर, वेरी गुड। और पैसों की थैली है जी, कैप। ठीक है, आप सबने एक ही चीज को मुख्तलिफ तरह से देखा। एक आदमी ने इस पूरी व्हाइट स्क्रीन को देखा जो बड़ी थी, उसे व्हाइट स्क्रीन नजर आ रही है, मगर बाकी सबको क्या नजर आ रहा है? स्मॉल डॉट नजर आ रहा है। तो हमारा फोकस छोटी छोटी चीजों पर क्यों? जो बड़ी स्क्रीन थी वो तो ब्राइटनेस थी, ब्राइटनेस थी। हम ब्राइटनेस की बजाय डार्कनेस की तरफ क्यों चले गए? जो आपके यहां चलता है वो बताता है कि आप आने वाली जिंदगी में क्या करने वाले हैं। वो पुरानी एग्जांपल है साइकोलॉजी वालों की, गिलास आधा खाली है कि आधा भरा हुआ है। तो वो आधा भरा हुआ बेसिकली शुक्र है ना, और लाइन शक्कर तुम ला रहे, इधर ना तुम शुक्र करोगे तो और ज्यादा दूंगा, और अगर शुक्र नहीं करोगे, उड़ते रहोगे कि बाकी आधा खाली क्यों है, तो उसका मजा भी जाता रहेगा। तो फिर चीजें ऑपरेट तो यहां से होंगी। अब हमारी जिंदगी, जो आने वाली जिंदगी है, वो अनफोल्ड होती है स्टेप बाय स्टेप। मगर अनफोल्ड कैसे होती है? जैसे ख्यालात यहां जन्म लेते हैं, जिसके यहां पर नाकामी, परेशानी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिसऑनेस्टी और इस तरह के मामला चल रहे होंगे, उसके आगे चीजें कैसी अनफोल्ड होंगी आपके ख्याल में? जैसी सोचे हैं। और जिसके पॉजिटिविटी चल रही होगी, उसके आगे क्या नतीजा निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। तो जैसी जिंदगी आप लेना चाहते हैं वैसी सोचों को पैदा करना होगा। मगर हम कहते हैं किस्मत खराब है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? अगर हालात खराब हो जाएं, मैंने आना था, धरना हो गया, मैंने जाना था, स्ट्राइक हो गई, पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई, अब मैं क्या करूं? एक सूरत तो ये है, नो डाउट कि बेशुमार ऐसे मामलात हैं, बेशुमार ऐसे मामलात हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं, मगर वो हमारी जिंदगी पर असर नहीं डालते। हमारी जिंदगी पर असर क्या डालता है? उन वाकयात के रूनुमा होने के बाद हमारा रवैया क्या होता है। आप यहां पर आए, आप लेट हो गए, आपको सीट नहीं मिली, आप नाराज होकर चले गए। लेट होना एक इवेंट था, जगह नहीं हो सकी, आपके बस में नहीं था, कुर्सी नहीं है, आपके बस में नहीं है, अब आप चले गए, ये आपकी चॉइस थी। या आपने कहा कि मेरे लिए कुर्सी अरेंज की जाए, और कुर्सी यहां पर आ गई और ये बैठ गए। तो कुर्सी ना होना इनकी जिंदगी पर असरअंदाज नहीं हुआ। कुर्सी ना होने के बाद इनका रवैया क्या था, उसने फैसला किया कि इनके आने वाले घंटे कैसे गुजरेंगे। राइट? तो चेयर का ना होना इंपॉर्टेंट था, इनका रवैया इंपॉर्टेंट था? रवैया इंपॉर्टेंट था। तो हमें अपने रवैयों को कंट्रोल करना होगा। इसीलिए वो शेक्सपियर से मंसूब है कि अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं होता, इंसान की सोच इसे अच्छा या बुरा बनाती है। बारिश एक के लिए रहमत है, एक के लिए जहमत है तो बारिश, लेकिन जिस तरीके से आपने तैयारी की हुई है उस तरीके के लिए वो बारिश रहमत भी बन सकती है और जहमत भी बन सकती है। सोचों की बात कर रहा था, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इस बात को जरा समझिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। सोच वो बीज है जिसकी फसल आप काटते हैं सारी जिंदगी। ये सफर स्टार्ट होता है सोचों से। सोचें क्या करती हैं? ये आपके बिलीफ्स फॉर्म करती हैं। आपके अकायद का ताल्लुक आपकी सोचों के साथ है। मैं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता, इसका ताल्लुक आपकी सोचों के साथ है। आप सोसाइटी में कैसे मूव करेंगे, इसका ताल्लुक वंस अगेन आपकी सोचों के साथ है। सोचें बिलीफ्स पैदा करती हैं, और बिलीफ्स आपकी वैल्यूज को जन्म देते हैं, आपकी अकदार को जन्म देते हैं। आपकी वैल्यूज या आपकी अकदार जिंदगी गुजारने के असूल, आपके प्रिंसिपल्स का तयन करती है। प्रिंसिपल्स आपके बिहेवियर, लोगों से आपके बर्ताव का तयन करते हैं। जैसा बिहेवियर होगा वैसा आपका कैरेक्टर होगा। बिहेवियर से कैरेक्टर जाना जाता है आपका, और जैसा कैरेक्टर होगा वैसा आप अमल करेंगे, और जैसा अमल करेंगे वैसी जिंदगी जिएंगे। ऐसा ही है। बैड थिंकिंग, बैड बिलीफ, बैड वैल्यूज, और आखिर में क्या? बैड लाइफ। ऊपर लगाए पॉजिटिव, नीचे लगेगा पॉजिटिव। ऊपर लगाए नेगेटिव तो नीचे का लगेगा। तो जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं वैसा बीज बोना होगा। सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आप अगर नहीं बोया तो फिर दो चॉइसेस आपके पास, या तो बीज बदल लें या जहन में मौजूद ख्वाब को बदल लें। तो क्या बदलना है? बीज बदलना है कि ख्वाब बदलना है?
ख्वाब नहीं बदल उम्मीद बदलेंगे। एग्जैक्टली यही होगा। तो गुड थिंकिंग गुड लाइफ। कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले मैंने इसलिए दिया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर जब आऊं तो आपको इंसानी जहन की और इसकी सोचों की अहमियत का अंदाजा हो चुका हो। अब जहन काम कैसे करता है, दूसरों के जहन को पढ़ा कैसे जा सकता है, दूसरों से अपनी मर्जी के मुताबिक काम कैसे लिया जा सकता है। कहा जाता है कि जो आज की दुनिया है इसमें सिर्फ दो तरह के लोग कामयाब हैं, डिग्री वाले माजरत के साथ कहते हैं कि आज की दुनिया में कामयाब होने के लिए दो स्किल्स चाहिए, या पीपल स्किल्स या सेलिंग स्किल्स। आप हमेशा कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हैं, अपना इमेज, प्रोडक्ट, सर्विसेज, ड्रीम, कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हैं। तो पीपल विद सेलिंग स्किल्स हर मुआशरे में हर तरह के हालात में खप जाते हैं। पीपल विद पीपल स्किल्स के लोगों से काम कैसे लिया जाता है, हमें सोशल एनिमल कहा जाता है। क्यों? हमने लोगों में मूव करना है, हमने टीमें बनानी है, लोगों से काम लेना है, लोगों से काम करवाना है, लोगों के काम आना है। तो जिसे पीपल स्किल्स नहीं, जिसे ये नहीं पता कि लोगों से काम कैसे लिया जाए, क्या वो इस सोसाइटी में मिसफिट नहीं हो जाएगा? तो पीपल स्किल्स को ह्यूमन इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। तो ह्यूमन इंजीनियरिंग हो या पीपल स्किल्स हो, जिसे ये आते हो, वो किसी भी सूरत माशरे में तनहा नहीं होता, नाकाम नहीं होता, मायूस नहीं होता, अफसुर्दा नहीं होता, क्योंकि उसे अपने और लोगों के जहन से खेलना आता है। लेकिन हुआ यह कि जब मैं और आप पैदा हुए तो हमें एक कोड ऑफ कंडक्ट मिला कुरान मजीद कि आपने जिंदगी इस तरीके के मुताबिक गुजारनी है, वो तो मिल गया, मगर ऐसा कोई मैनुअल नहीं मिला कि इंसानी दिमाग को इस्तेमाल कैसे करना है। दिमाग को इस्तेमाल करने का तरीका ये है, ये स्टेप्स हैं, हमें ये नहीं पता लगा। अब जिसने खुद खोज लगाई, थोड़ा थोड़ा जाना, उतना ज्यादा उसने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। मैं जिंदगी को बेहतर बनाने की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक पार्ट एजुकेशन, सिर्फ एक पार्ट कैरियर, सिर्फ एक पार्ट बिजनेस, सिर्फ एक पार्ट रिलेशनशिप, इसकी बात नहीं कर रहा। हो सकता है कि फाइनेंशियली एक आदमी बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका हो मगर फैमिली सफर कर रही है। हो सकता है वो खुद स्ट्रेस का, डिप्रेशन का शिकार हो, कई मामला हो सकते हैं। तो जो लेट आए उन्हें नहीं आना चाहिए। नाराज हो रहे हैं लोग, कहते हैं लेट भी आए, नाराज भी हो रहे हैं। 5 मिनट लेट शुरू किया था ना, ये बात फ्लो टूट जाए तो मजा नहीं आता है। इसलिए मैं तो कहते हैं बातें आ रही है बार-बार ना, तो बार-बार आ जा रहे हैं। एक दफा ये ताकि चलें, जब तक चेयर्स लगती हैं वैसे बताइए जितनी बातें की वो समझ आ रही है, प्रैक्टिकल है, हमें समझना चाहिए इन चीजों को। हमारा मुशाहिदा, हमारा तजुर्बा, हमारी एनवायरनमेंट, हम चीजों को डिफरेंट कैसे करते हैं, एक ही वाक़े को मुख्तलिफ तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। उसमें आपका मुशाहिदा, आपका तजुर्बा, आपके मालूम सारी चीजें काउंट हो रही होती हैं। इस पर इंशाल्लाह डिटेल से भी बात होगी, हमारे कंप्लीट सेक्शंस होंगे, साथ साथ चलेंगे। जी हो गए? अच्छा, हमें अंदाजा था, हमने चैम्बर वाले भाइयों को बताया था कि इसमें कम हो जाएंगी, इनका क्या था कि हालात अभी नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट सेशन में अंदाजा हो गया। एक और चीज करें, आप लोग उस साइड से आगे कर लेना, वो जरा छोड़े ताकि पीछे से अब आए लोग।
ओके, मैं बता रहा था कि जिंदगी गुजारने का तरीका, कोड ऑफ कंडक्ट तो हमें मिल गया जिसके मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए, गुजारते उसके मुताबिक भी नहीं है, लेकिन दिमाग को ऑपरेट करना है, हमारी आने वाली जिंदगी में सबसे अहम रोल प्ले करना है, उसे कैसे ऑपरेट करना है, ये हमसे दूर रहा। मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने तौर पे काम करना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी चीजें जमा की, अपना उन्होंने अप्लाई किया, फिर चीजों को इकट्ठा किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, नतीजे जमा किए। आहनी इरादा, मजबूत अज़म और मजबूत जहन, अगर जिस्मानी सेहत होती तो बानिया पाकिस्तान, झाला पहलवान, दामा पहलवान, रुस्तम इज़्ज़मान ऐसे होते, मगर जिस समझ सकते हैं, जब हमें अपने जहन को समझना आ गया तो हमारी मेंटल हेल्थ खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, हमें चीजें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। अगर हमें दूसरों के माइंड को भी समझना आ गया तो लोगों के साथ मामलात बेहतर करना, हम दूसरे के जहन के मुताबिक उससे काम करवा रहे हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट जो तमाम माइंड साइंसेस की मदर है, माँ है, उसे कहते हैं हिप्नोसिस। आप में से कौन कौन हिप्नोसिस के बारे में थोड़ा बहुत जानता है? इसे यहाँ हिप्नोटिज्म कहते हैं आम जुबान में, वैसे ये हिप्नोसिस है। ओके, हिप्नोसिस ये बताता है कि जहन की फ्रीक्वेंसी को अगर एक खास लेवल पर लाया जाए तो जहन में वो चीजें, वो नक्श कैसे की जा सकती हैं, बिलीफ बिल्ड कैसे किए जा सकते हैं, यकीन कैसे पैदा किया जा सकता है, नाउमीदी को उम्मीद में कैसे बदला जा सकता है, खौफ को जोश और बलबले में कैसे बदला जा सकता है, ये तमाम की तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद होती हैं। तो हिप्नोसिस बेसिकली इन तमाम कोर्सेज की मदर है। इसकी आगे दो किस्में हैं, एक है डायरेक्ट जिसे हम हिप्नोथेरेपी बोलते हैं। जितने साइकोलॉजिस्ट हजरात हैं आमतौर पे वो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि उनका काम है लोगों के नफ्सियाती मसाइल को ठीक करना, मैनेज करना, हैंडल करना, तो वो हिप्नोथेरेपी में इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट हिप्नोसिस है, इसमें आपको क्लाइंट का कॉपरेशन चाहिए। आप चाहते हैं कि आपका ये मसला मैं दूर करूं, तो मैं कहता हूं कि अच्छा आप आंखें बंद करें, अच्छा आप ये सोचें, आप मेरी बात मानेंगे तो बात आगे चलेगी। लेकिन आप कहते हैं नहीं मैं नहीं करता आंखें बंद तो आपका ताबुन नहीं होगा तो बात आगे नहीं चलेगी। तो फिर आगे क्या किया जाए? थेरेपी वाले तो मान जाएंगे हमने रिलेशनशिप में जाना है, बिजनेस में जाना है, सेल्स में जाना है, एजुकेशन में जाना है, जहां लोगों को बताए बगैर उनसे काम लेना है। हिप्नोसिस से लोग वैसे बड़े खौफजदा होते हैं कि मेरे अंदर की सीक्रेट बातें ना ये बंदा जान ले। खासतौर पर जितने भी समझदार लोग हैं वो कभी भी अपनी बेगम को ऐसा सेशन नहीं कराते। तो पता लग जाएगा ना किस्मत चीजों का। ये डायरेक्ट। तो फिर अगला तरीका डेवलप किया गया इनडायरेक्ट हिप्नोसिस, कि दूसरे को पता भी ना चले और आप अपना काम करवा सकें। तो जो इनडायरेक्ट हिप्नोसिस है उसे कहा जाता है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इस अगर आप वर्ड को समझ लें तो बाकी बात आसान हो जाएगी। एन स्टैंड्स फॉर न्यूरो, दिमाग आपका, एल स्टैंड्स फॉर लिंग्विस्टिक्स, लिसानियात, आपकी जुबान, पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग, एनएलपी, हाउ लिंग्विस्टिक्स प्रोग्राम ह्यूमन ब्रेन फॉर सक्सेस या फॉर फेलियर, फॉर लव, फॉर हेट, जो भी मामला है अल्फाज से जन्म लेता है। रिश्ते अल्फाज से बनते हैं, रिश्ते अल्फाज से टूटते हैं। कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया, फंस गया बंदा, ऐसा ही होता है ना। तो टूटते भी अल्फाज के साथ ही हैं। तो इनडायरेक्ट इसे एनएलपी कहते हैं और ये वो सीक्रेट मैनुअल है ह्यूमन ब्रेन का। अगर ये आपके हाथ में हो तो मामलात बहुत आसान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके फोन पकड़ सकता हूं, ये फोन है ना, इसके ऊपर बेशुमार तरह के कोड लगे होते हैं। अब इसे ओपन करने के लिए मुझे कोड चाहिए। अगर मुझे कोड पता होगा तो मैं वो कोड लगाऊंगा और ये खुल जाएगा, वरना मैं तुक्के मारता रहूंगा। बाई चांस हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये हैंग हो जाएगा। यही होता है ना इसके साथ। इसी तरह हमारा दिमाग भी लॉक्ड है। अगर आपको उसे अनलॉक करना आ जाए तो आप जब उसके अंदर पहुंचेंगे तो उसके अंदर बेशुमार बटन है, मोहब्बत का बटन है, नफरत का बटन है, बाइंग का बटन है, सेलिंग का बटन है, मेमोरी का बटन है, सेव का बटन है, डिलीट का बटन है, रिकॉल का बटन है। अगर आपको पता लग जाए कि एक्सेस किस बटन पर कैसे होगी तो मामला आसान हो जाएंगे। लेकिन हमें चूंकि पता नहीं है, स्टूडेंट याद कर रहा है, वो पढ़ रहा है, सारा याद करते करते आखिर में बटन दबाता है डिलीट, फिर वो कहता है मुझे याद नहीं होता।
आपने कई लोगों को सुना होगा कि इम्तिहान में बच्चे बैठे हुए हैं तो साथ वाले से पूछते हैं पहला लफ्ज क्या था। उन्हें रिकॉल का बटन नहीं मिल रहा, उन्हें रिकॉल का बटन नहीं मिल रहा। इसी तरह एक आदमी कोई चीज लेना चाहता है, वो बाइंग करना चाहता है, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है और बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है, मगर आखिर में वो आदमी जो प्रेजेंटर है, जो सेल्स प्रोफेशनल है, वो बाइंग का बटन नहीं जानता कि वो कहां पे है, वो बाइंग का बटन नहीं दबाता। और सारी प्रेजेंटेशन के बाद क्योंकि वो बटन प्रेस नहीं किया होता तो आदमी कहता है कि अच्छा मैं सोच के बताऊंगा, मैं घर जाऊंगा, मशवरा करूंगा, लोगों से पूछूंगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके हॉट बटन को प्रेस नहीं किया। हॉट बटन को प्रेस करेंगे तो सेल्स मैच्योर होगी ना। अगर वो कोई और कर ले किसी और से हो जाएगी। आप कहेंगे मैंने तो कई सेल्स की हैं, बिल्कुल ठीक है, एक्सीडेंटली की हैं, इसमें काफी सारे स्विच लगे होंगे, ये बटन लगे काफी सारे, मुझे नहीं पता कौन सा बटन किस काम के लिए, मैंने ये लाइट ऑफ करनी है, मैं एक बटन ऑफ करता हूं ये बंद हो जाता है, दूसरा ऑफ करता हूं वो बंद हो जाता है, और बाई चांस ये बंद भी हो सकता है। तो ये चांस के ऊपर है। लेकिन क्या हमें अपनी लाइफ चांस पर छोड़नी चाहिए? हम जिस प्रोफेशन में हैं, जिस रिलेशनशिप में हैं, क्या उसे चांस पर छोड़ना चाहिए या उसे प्लान करके स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाना चाहिए? करना चाहिए। तो फिर हमें सीक्रेट मैनुअल ऑफ ह्यूमन ब्रेन, इसे समझना होगा कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। यह था दूसरा प्रोग्राम। तीसरा प्रोग्राम है डिजाइन ह्यूमन माइंड इंजीनियरिंग। आम जुबान में इसे माइंड पावर कहा जाता है। जैसा कि मैंने कहा, अल्लाह ताला ने जो इंसान को ताकतें दी हैं, उनका मंबा जो है आपका जहन है, चीजें यहीं से जन्म लेती हैं, कामयाबी और नाकामी भी यहीं से जन्म लेती है। तो हम अपने माइंड से उतना काम नहीं ले पा रहे हैं जितना लेना चाहिए। और आजकल की लाइफ ने तो हमें इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर दिया है कि अब हम 10 मिनट भी किसी एक जगह पर फोकस होकर नहीं बैठ सकते। खासतौर पे मोबाइल और मल्टीटास्किंग, इन दो चीजों ने, मल्टीटास्किंग एक वक्त में कई काम आपने करने होते हैं। इस वक्त जो आप लोग यहाँ बैठे हैं अपने मोबाइल को बंद करके या उल्टा करके, आपको पता है कि कितना बड़ा जहाज किया होगा आपने। अंदर से कितनी आवाज निकल रही है कि बस एक दफा की ब्रेक को मैं सीधा करके देख लूं, कोई ऐसी चीज इंपॉर्टेंट आई होगी, शायद चल रहा है ना दिमाग में। अब यहां बैठ के भी आप मुकम्मल यहां नहीं है, अभी कोशिश भी कर रहे हैं। तो जितने भी बड़े बड़े काम होते हैं वो तब होते हैं जब आप यकसू हो जाएं, जब आपका माइंड फोकस हो जाए। सूरज की लाइट के नीचे, सनलाइट के नीचे कितने लोगों ने टाइम स्पेंड किया है? सभी ने किया होगा ना, कुछ नहीं हुआ आपको। लेकिन अगर आप मैग्नीफायर ग्लास लें, मैग्नीफायर ग्लास जिसे वो मतलब अच्छा बोलते हैं, देखा किसी ने? आप सूरज की लाइट के सामने वो मैग्नीफाइंग ग्लास रखते हैं, सूरज की लाइट उसमें से होकर गुजरती है, तो जिस चीज पर पड़ती है उसे जला देती है। वो लकड़ी हो, कागज हो, कपड़ा, उसे जला देती है। सूरज की लाइट पहले भी आप पर पड़ रही थी, मगर उस मैग्नीफाइंग ग्लास से निकल के जब वहां तक पहुंची तो वो तबाहकुन बन गई। उसने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीस्तो नाबूद कर दिया, खाकस्तर कर दिया। सनलाइट तो वही थी, यहां पर नतीजा मुख्तलिफ क्यों हुआ? फोकस मुर्तकिज होगी। जब वो मुर्तकिज हुई तो उसकी कुव्वत कई हजार गुना बढ़ गई। यही मामला इंसानी जहन के साथ है, इंसानी सोचों के साथ है। जब आप किसी मामले में मुर्तकिज हो जाते हैं, फोकस हो जाते हैं, तो फिर रास्ते में पेश आने वाली मुश्किलात, परेशानियां, चैलेंजेस उसी तरह खाकस्तर हो जाती हैं जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास के सामने रखी लकड़ी का टुकड़ा या कागज या कपड़ा जलकर खाक हो जाता है। अब फोकस किया कैसे जाए? हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, हमारी फूड ऐसी हो गई, हमारी एक्टिविटीज ऐसी हो गई कि अब हम एक मुंतशिर जहन के साथ जिंदा हैं। मैं ठीक कह रहा हूं? हम नमाज भी पढ़ रहे होते हैं तो हम नमाज नहीं पढ़ रहे होते, घर में फैमिली के साथ होते हुए भी फैमिली के साथ नहीं होते, बिजनेस प्लेस पर बैठकर भी बिजनेस प्लेस पर मौजूद नहीं होते। हम होते कहां पे? हमारे छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, बजाय इसके मैं पूरा का पूरा कोई काम करता, छोटा सा पार्ट मेरा वहां फंसा गया, छोटा सा पार्ट वहां फंसा गया, छोटा सा पार्ट वहां फंसा गया, और तमाम के तमाम काम मेरे अधूरे रहे। अगर मैं अपनी सोचों को मुर्तकिज करना सीख लूं, अगर मैं ज़हनी कुव्वतों का इत्तेकास सीख लूं, अगर मैं जहन की कैपेसिटी को जान लूं और इससे वो काम लेने के काबिल हो जाऊं जिसके लिए ये बनाया गया था, तो मुझे बताइए नतीजा कैसा निकलेगा? तो हिप्नोसिस मैंने बताया कि वो साइकोलॉजी वाले ज्यादा यूज करते हैं, एनएलपी बिजनेस पीपल या रिलेशनशिप्स को मैनेज करने वाले लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंट चीज है, एजुकेशनिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। और माइंड पावर ये सेल्फ डेवलपमेंट कहते हैं, जिसने खुद को पा लिया अपने खुदा को पा लिया। अपने अंदर ही हमने आज तक जानकर नहीं देखा, अगर हम अपने अंदर जान के देखें तो हमें से अक्सरियत को बहुत शर्म आएगी। क्यों? कि अल्लाह ताला ने इतनी जबरदस्त सलाहियत दी हमें। मैं और आप
जो अल्लाह ताला ने हमें दिया, हमें खलीफातुल अर्ज़ मुकर्रर किया, जो सलाहियतें, जो कैपेसिटी दी, उसका 5% भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। और 5% भी इस्तेमाल ना करने के बावजूद इतनी तरक्की हमारी फैमिलीज, हमारे इदारे, हमारा मुल्क और पूरी दुनिया वो बहुत कम इस्तेमाल करने का नतीजे में यहां तक पहुंची है। 5 से 10% पर ले आए तो सोचें क्या से क्या हो जाएगा। तो क्या ख्याल है, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं ये क्या करूं, मैं 2 कोर्सेज की बात बताता हूं मुझे लगेगी। एक मैं योगा की क्लास करवाने के लिए गया, मगर क्या बोलना है, कब बोलना है, किस अंदाज में बोलना है, कब नहीं बोलना, ये 50 साल की उम्र तक उसे आता नहीं। तो फिर कम्युनिकेशन स्किल्स से बोलना तो नहीं है, अपना पैगाम सही तरीके से पहुंचाना है। हम जब माइंड साइंसेस की बात करते हैं तो लोग कहते हैं मेरा दिमाग है, मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूं तो यहां तक पहुंचाऊं, इतना बड़ा रैंक, इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी एम्पायर, कितने अच्छे रिलेशनशिप्स, मुझे चीजों को आता है, नो डाउट आपको आता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा आता है। अगर उन तमाम चीजों को बैलेंस कर दिया जाए, फोकस कर दिया जाए, तो नतीजा शायद उससे ज्यादा हो जाए। अगर हम माइंड साइंसेस को जानने सीखें तो होता क्या है, आमतौर पर जब आप कोई आज के दौर में कोई चीज ढूंढना चाहें, आप गूगल पर चले जाते हैं, विकीपीडिया पर चले जाते हैं, यूट्यूब ऑन करते हैं और वहां से चीजों को ढूंढते हैं, किसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है। मोस्टली यही कर रहे हैं ना। लेकिन एक सर्च इंजन आपका अपना भी है, आपका दिमाग, जो आपकी जिंदगी के बारे में गूगल से बेहतर बता सकता है, आपकी कैपेसिटी के बारे में यूट्यूब से या विकीपीडिया से बेहतर बता सकता है। वो आपको भी जानता है, आपके हालात को भी जानता है, आपके ख्वाबों को भी जानता है। हम उससे नहीं टटोलते, हम गूगल पर जाके पूछते हैं कि आजकल ट्रेंडी क्या है, आजकल कौन सा प्रोफेशन इन है, आजकल किस मैदान में ज्यादा स्कोप है, वैकेंसियां अगर मैंने जॉब के लिए जाना तो कहां पर ज्यादा है। हम वो देखते हैं जो मार्केट में मौजूद है, वो नहीं देखते जो मेरे अंदर मौजूद है। मेरे अंदर मौजूद को नहीं जानते तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। एक कहानी सुनाने लगा हूं, इस कहानी को कहानी समझिएगा, कुफर इस्लाम का फतवा ना लगाइएगा, कहानी है, मेटाफर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मर्तबा कायनात पर नजर दौड़ाई। अल्लाह ताला हर वक्त देख रहा होता है, ये एक पर्टिकुलर बात है, एक खास टाइम की। तो समुद्रों को देखा, पहाड़ों को देखा, परिंदों को देखा, बड़ी खुशी का इजहार किया। फिर हजरत इंसान पर नजर पड़ी तो बहुत नाराजगी का इजहार किया, खफगी का इजहार किया। फरिश्तों ने पूछा कि ये नागवारी क्यों? जवाब मिला कि ये तमाम कायनात मैंने बनाई, जिसे जो कहा वो कर रहे हैं। समुद्र का पानी उस सिमत में बह रहा है जहां कहा गया, पहाड़ों को मेखों की तरह ठोका गया, वैसे ही है वो, जिसको जो जो कहा वो काम कर रहा है। ये हजरत इंसान जिसे खलीफातुल अर्ज़ बनाया, दुनिया में हसद, फसाद, कीना, जंगें, तमाम की बुनियाद ये है। हर मखलूक वो कर रही है जिसके लिए उसे पैदा किया, ये उलट काम कर रहा है। तो उसको ने कहा कि बात तो ठीक है, तो क्या किया जाए? जवाब मिला कि मैं इसे सजा दूंगा। उसने पूछा कि क्या सजा देंगे? जवाब मिला मैं इंसान से इसकी खुशी और उसका सुकून छीन लूंगा। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी सख्त सजा है, अगर इंसान के पास सभी कुछ हो मगर खुशी और सुकून नहीं तो हर चीज बेमैनी है, बहुत सख्त सजा है। जवाब मिला कि मैं यही सजा दूंगा। तो फरिश्तों ने कहा कि आपकी मर्जी। अब फरिश्तों से सवाल पूछा गया, अच्छा तुम्हारी क्या राय है कि मैं ये खुशी और सुकून छीन कर कहां रखूं कि इसकी 10 तरफ से बाहर हो जाए? एक फरिश्ते ने कहा कि सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रखें। जवाब मिला कि मैंने इसमें कायनात की कुव्वतों को तस्खीर करने की सलाहियत रखी है, ये माउंट एवरेस्ट को भी तस्खीर कर लेगा, और वो कर चुका है। एक और ने कहा कि समुद्र की तह में छुपा दें। जवाब मिला तेल की तलाश में वहां भी पहुंच जाएगा, पहुंच चुका है। एक ने कहा किसी दूसरे सैयारे पर पहुंचा दे। जवाब मिला ये उसे भी तस्खीर कर लेगा। फरिश्तों ने कहा कि हम आजिज आते, आपने मखलूक की ऐसी बनाई कि कायनात का कोई कोना, कोई गोशा इसकी दस्तरस से महफूज नहीं, तो ये जहां भी छुपाएंगे पालेगा, आप बताएं। जवाब मिला कि मैं इंसान से इसकी खुशी और सुकून छीन कर इसके अंदर, इसके दिल में छुपा कर रख दूंगा। ये खुली आंखों से बाहर ढूंढता फिरेगा, अपने अंदर जानकर नहीं देखेगा। और आज अगर आप देखें तो हमारी खुशी और हमारा सुकून बाहर की दुनिया से एसोसिएट हो चुका है। मुझे फ्रस्ट्रेशन है, क्यों? आप ऐसे हैं। मुझे फ्रस्ट्रेशन है, क्यों? हालात ऐसे हैं। मुझे फ्रस्ट्रेशन है, क्यों? मेरी फैमिली ऐसे है। हमने अपनी खुशी और सुकून को एसोसिएट कर दिया बाहर की दुनिया के साथ, और अंदर जानकारी देखा जिसके अंदर खुशी और सुकून असल में मौजूद थी। ऐसा हो रहा है ना? तो दर हकीकत हमें अपने अंदर का सफर करना है, और ये सफर हमें माइंड साइंसेस करवाती है। फायदा क्या होगा? मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, प्रोफेशनल एंड बिजनेस डेवलपमेंट। देखें
आपने लोगों से जो काम करना है, जिस मैदान में भी है, किससे काम करना है? हाथों से। हाथों से काम करना है? नहीं। मैं कराटे सिखाता हूं, तो जब कराटे सिखाने के लिए जाता हूं, मैं पूछता हूं कराटे किससे लड़े जाते हैं? लोग कहते हैं हाथों से, पैरों से। मैं कहता हूं नहीं, यहां से लड़े जाते हैं। हाथ पैर एक टूल है, लेकिन एक्चुअली फाइट यहां से लड़ी जाती है। बिजनेस की फाइट यहां से लड़ी जाती है, कैरियर की फाइट यहां से लड़ी जाती है। घरों में जो कुछ हो रहा है उसे मैनेज करने के लिए भी सोचें, यहां पैदा होती हैं। तो इससे आपके रिलेशनशिप डेवलप, आप मैनेजर हैं, सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, बिजनेस में हैं, कोच हैं, थेरेपिस्ट हैं, टीचर हैं, स्पोर्ट्स में है, जो कुछ भी है, आप डील एक ही चीज से कर रहे हैं, ह्यूमन माइंड। अगर आप उस आदमी को काम करने पर आमादा कर देते हैं तो वो अपनी लिमिट्स को तोड़ देता है, फिर वो बड़े से बड़े काम कर सकता है। असल चीज है उसे आमादा करना। मैं प्रोग्राम करवाता हूं, अभी इसका जो जिक्र किया माइंड पावर का, उसके सेकंड लेवल में लोगों को आग पर चलवाता हूं। जितना बड़ा ये हार है, इतनी बड़ी आग की पिच होती है और लोग नंगे पैर आग के ऊपर चलते हैं, आग उनके पांव नहीं चलाती। अभी अगले हफ्ते फिर हो रहा है प्रोग्राम। अच्छा, मजे की बात है कि आग पे चलना लोगों के लिए बड़े कमाल की बात होगी कि ये कैसे हो सकता है। यकीन मानिए, आग पे चलना कतई कोई काम नहीं है। काम एक आपकी तरह के समझदार बंदे को इस पर आमादा करना है कि भाई आग पे चल। भाई उसका दिमाग काम कर रहा है, उसे डायरेक्टली आग नजर आ रही है, बर्निंग को शोले लपट रहे हैं, आपकी टांगों के बाल चल रहे हैं, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके ऊपर चलो, तो आपके ऊपर चलना यकीन मानिए कोई काम नहीं है। मैं आपको इतना मजबूत कर देता हूं कि आग नहीं जलाएगी, लेकिन आग पर चलने पर आमादा करना असल काम हुआ है। उसके लिए आपके दिमाग से, आपके ब्रेन से, आपके माइंड से खेलना पड़ता है, खास अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ते हैं ताकि आपके अंदर एक खास तरह का बिलीफ जन्मे। तो अगर आग पर भी चला जा सकता है तो आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, एजुकेशन में हैं, इंडस्ट्री में, जहां जहां पर भी आप हैं, मुझे बताइए कि अगर आप आग पर चल सकते हैं तो बाकी कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? आग पर चलना कमाल नहीं है, एक सिंबल है इस चीज का। इफ आई कैन डू दिस, आई कैन डू एवरीथिंग। वो इसलिए ये आपको बताती है कि नताइज कैसे हासिल किए जाए। माइंड साइंस की मैं बात कर रहा हूं, ये आपको बताती है कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट फोकस कैसे हो। हम देख क्लोज कितने बजे करना है ताकि मैं टाइम उस तरीके से लेके चलूं प्रेजेंटेशन को। टाइम कितना है हमारे पास? 4:15 तक, थोड़ा सा तेज चलता हूं फिर, क्योंकि हम तो सवाल जवाब भी करने होंगे आप लोगों ने, इसलिए थोड़ा आगे चल रहा हूं। अब जहन में क्या चल रहा है, जो जहन में चल रहा है वो आने वाले दिनों में हमने प्रैक्टिकली देख लेना है। जो चीज आप सोच सकते हैं, जिस चीज का ख्वाब देख सकते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में आप उसे हासिल कर सकते हैं। ये फैक्ट है। आप लोगों ने उड़ने वाले कालीन की कहानियां पढ़ी थी? कहानियां पढ़ने में किस किस को शौक था? है ना? हाँ, हम सब ने कहानियां पढ़ी हैं। तो उड़ने वाले कालीन की हमने कहानी पढ़ी, और फिर 1902 में राइट ब्रादरान ने उसे अमली शक्ल दी। आज आप सब लोग हवा में उड़ सकते हैं, जहाज बनाया उन्होंने। निकोला टेस्ला ने आपको टेलीफोन का तोहफा दिया, और टेलीफोन में वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो एक मोक्कल में होती हैं। कुछ लोग मोक्कलात को, जिन्हों को काबू करने की जो लोग बड़े चिल्ले काटते हैं ना, वो जब उसके बारे में पूछे कि वो मोक्कल क्या क्या करेगा, तो वो मोक्कल, वो जिन, उसकी जो जो खुसूसियात बताते हैं। क्या आज आपका मोबाइल लगभग उन तमाम खुसूसियात का मालिक है कि नहीं? मोक्कल आपके पास मौजूद है। तो जो कुव्वतें, जो सलाहियतें आप पहले सोच सकते थे, वो आज आपकी दस्तरस में मौजूद हैं और आने वाले दिन में भी हो सकती हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको अपने दिमाग को खोजना होगा। वो खुफिया गोशे जो आज तक इस्तेमाल नहीं हुए, उन्हें इस्तेमाल में लाना होगा। अल्लाह ताला आसरुल खालिकीन है, और उसकी बनाई चीजें बड़ी जबरदस्त हैं। ये मैंने बनाई, आरिफ सदीकी ने, यानी इंसान ने। मैं इसे जितना ज्यादा इस्तेमाल करता जाऊंगा, इसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी, होते होते ये खत्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला का कमाल ये है कि अल्लाह ताला ने जो हमें इंसानी जहन और दिमाग दिया, इसे जितना ज्यादा इस्तेमाल करें, इसकी सलाहियत कम होने की बजाय उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। किसी ने 10 साल एजुकेशन में लगाए, किसी ने 20 साल लगाए, किसी ने 30 साल लगाए, किसी ने इंडस्ट्री में लगाए, किसी ने प्रैक्टिकल लाइफ में लगाए, और किसी ने बिल्कुल नहीं लगाए। तो जिसका दिमाग बिल्कुल 0 मीटर है, टच ही नहीं हुआ, बिल्कुल अनपैक पड़ा हुआ है, वैसे ही पैक पड़ा हुआ, सॉरी, तो मुझे बताइए उसका दिमाग बेहतर है या जिसने दिमाग का सत्यानाश कर दिया, इस्तेमाल कर करके 16 घंटे इस्तेमाल किया? तो किसका दिमाग बेहतर है? जिम कौन गया आप में से कभी? जिम कौन गया? अच्छा, इसके ऊपर वजन डालता जाऊंगा तो क्या होगा? टूट जाएगी, यही होगा ना? अच्छा, अब आप जिम जाते हैं, आप वजन उठाना शुरू करते हैं, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, एक हफ्ता 10 दिन उठाते हैं। अल्लाह ताला ने बनाई है ना ये वाली बॉडी, इंसान ने नहीं बनाई हुई।
आप 15, 20 दिन, 25, 30 किलो वजन उठाते हैं तो 2 हफ्ते के बाद क्या होता है? आप 40 किलो उठा रहे हैं, फिर 50 किलो उठा रहे हैं। इसका मतलब है कि जितना उसे इस्तेमाल कर रहे हैं उतना वो बेहतर हो रहा है। यही बात है। हेलो नहीं, ये बात नहीं है। हर बात में यस ना कहा करें। ये आधी बात है। उस जिस्म का इस्तेमाल राइट स्टेट ऑफ माइंड के साथ करना जरूरी है। अगर आप मंडी चले जाएं तो वो लोग जो मजदूर सामान उठा के ट्रकों पर रखते हैं वो जिम वालों से ज्यादा वजन उठाते हैं, सारा दिन वजन उठाते हैं। जिम में 40 मिनट की वो वर्कआउट करते हैं, वो वहां पे 8 घंटे का वर्कआउट करते हैं। मगर मसल्स किसके बिल्ड हो रहे हैं? जो जिम जाके करता है। डायरेक्शन का ठीक होना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है राइट स्टेट ऑफ माइंड। वो जब वजन उठा रहा है तो इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ वजन उठा रहा है कि ये मेरी बॉडी को मजबूत करेगा, मेरे मसल्स को मजबूत करेगा, मैं ग्रो करूंगा। और जो ट्रक पे बोरियां उठा के रख रहा है वो साथ साथ खुद को कोस रहा है, साथ साथ मुआशरे को कोस रहा है, साथ साथ किस्मत को बुरा भला चला है कि या अल्लाह मैं कहां मर गया, कहां फंस गया, इससे बेहतर है मुझे मौत आ जाए, पता नहीं क्या क्या। यस, तो वजन उठाना खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, उस वजन को सही तरीके से और राइट स्टेट ऑफ माइंड के साथ उठाना इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट। तो जो मैं कहता हूं कि स्टेट ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट, ये इसलिए कि चेंज द स्टेट एंड चेंज द रिजल्ट। अगर सिर्फ वजन उठाना इंपॉर्टेंट होता तो फिर जो मंडी में काम करता है, जो मजदूर जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, उन लोगों की बॉडी ज्यादा मजबूत होती, मसल ज्यादा उनके ग्रो करते हैं, मगर मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी उनकी। तो किसी भी मैदान में उतरते हैं, जिस मेंटल स्टेट के साथ जाते हैं वो रिजल्ट का तयन करती है। मेरे पास ये प्रोजेक्ट है और मैं इस प्रोजेक्ट को सेल करना चाहता हूँ, ये प्रोजेक्ट मैं सेल करना चाहता हूं और इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरा अपना जहन मुझे ये कहता है, मेरे बिलीफ्स ये कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट काम का नहीं है, ये प्रोजेक्ट मुश्किल बहुत है, इसकी फीस बहुत ज्यादा है, इसकी प्राइस ज्यादा है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम है। प्रोजेक्ट तो ठीक है मगर लोग अफोर्ड नहीं करते, पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक। अब मेरे अंदर ये सारा कुछ चल रहा है, मेरी मेंटल स्टेट कह रही है कि इस वक्त मार्केट में इस प्रोजेक्ट की गुंजाइश नहीं है, ये मेरी मेंटल स्टेट कह रही है। और मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर मार्केट में चला जाता हूं क्योंकि मैंने जॉब जो करनी है। आप मुझे बताइए क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? जबकि दूसरी तरफ दूसरा आदमी एक और मेंटल स्टेट के साथ जाता है कि आई कैन डू। इसकी एक मिसाल देता हूं, इसके लिए आपको तकरीबन कोई 80 साल 70 साल पीछे जाना पड़ेगा मेरे साथ। चलें जी पीछे। ये जब नया नया इंडस्ट्रियल टाइम शुरू हुआ, नई नई मशीनें बननी शुरू हुई, उस वक्त की बात है। जूते मशीनों पे बनने लग गए। पहले जूते हाथों से बनते थे, आपको पता होगा, एक एक जूता 3-3 4-4 दिन लेता था, जूता बनता था, फिर वो जूता कई साल चलता। वो बेटी की शादी पे जूता लिया था, वो बताते थे हज पे जाते हुए उसे रिपेयर करवा लिया था, कभी सोल चेंज कर लिया, कभी वो टांके लगवा लिए। मर्दों को सहूलत थी, जूता ज्यादा पुराना हुआ तो मस्जिद जाके चेंज कर लिया। मर्दों को बड़ी सहूलतें होती हैं। अच्छा, तो जो एक जूता कई दिनों में बनता था वो कई साल चलता था, 3-3 4-4 साल जूता चलता था। अब क्या हुआ, जूते मशीनों पर बनने लगे। एक एक दिन में एक एक फैक्ट्री सैकड़ों नहीं हजारों जूते प्रोड्यूस कर रही है, मगर लोगों की आदत है कि जूता पर पड़ा तो है जूता, अभी 3 साल पहले तो लिया था, जल्दी काहे किया है, आगे सेलिंग नहीं हो रही और स्टॉक जमा होता जा रहा है, बिजनेस खत्म हो गया। एक कंपनी ने 2 सेल्समैन हजरात को अफ्रीका भेजा कि नई मार्केट तलाश करो, नए कस्टमर ढूंढो भाई ताकि काम चले। दोनों सेल्समैन वहां पहुंचते हैं और दोनों ने जाते ही कंपनी को टेलीग्राम भेजा। उस वक्त टेलीग्राम होता था, दोनों ने टेलीग्राम भेजा। कंपनी ने टेलीग्राम खोला तो एक के ऊपर लिखा हुआ था कंपनी की तारीफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी फैमिली अच्छी जिंदगी जीती है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, आपने मुझे मौका दिया, यहाँ भी भेजा। लेकिन ऑनेस्टी का तकाजा ये है कि मैं कंपनी से धोखा ना करूं, तो मैं आपको साफ साफ बताता हूं कि आपने मुझे भेजने का फैसला गलत किया। ये गैर महजब और जाहिल लोग हैं, जंगली, इन्हें यही नहीं पता कि जूता होता क्या है, कि सारे नंगे पैर फिरते हैं, इन्हें जूता पता ही नहीं कि होता क्या है। तो यहाँ जूते सेल नहीं होंगे, मेरी टिकट तो जाया हुई, अब मैं जितना सा यहाँ रहूंगा वो होटल का किराया खाना पीना सब जाया है। तो आप मुझे किसी महजब मुल्क भेजें ताकि मैं जूते सेल कर सकूं और कंपनी को फायदा हो। कंपनी का वफादार एम्प्लॉय था ना, कंपनी ने फौरन वापस बुला लिया उसे। अब कंपनी ने दूसरे का टेलीग्राम खोला, उसके ऊपर लिखा हुआ था थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ऐसे मुल्क भेजा जहां किसी के पास जूते नहीं है, हर एक को जूतों की जरूरत है, बराए करम 10,000 जोड़े जूतों के फौरन भेज दें। एक ही प्रोडक्ट, एक ही मार्केट, एक जैसे हालात, नतीजे में फर्क किस वजह से आया? स्टेट ऑफ माइंड की वजह से।
आप यहां पर क्या लेकर बैठे। अगर आप रिजल्ट चेंज करना चाहते हैं अपनी टीमों के, अपनी फैमिली के, अपने आसपास के दोस्तों के, तो रिजल्ट चेंज करने से पहले आपको उनकी मेंटल स्टेट चेंज करना होगी। हम उन्हें बता रहे होते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, मगर यहां पर तब्दीली नहीं ला रहे होते। उनके अंदर खौफ की जगह पर यकीन, ना उम्मीदी की जगह उम्मीद नहीं भर रहे होते। तो जब तक मेंटल स्टेट चेंज नहीं होगी, वो आदमी काम नींद दिली के साथ करेगा, और नींद दिली से किया गया काम कभी भी पाया तकमील तक नहीं पहुंचता। इसके लिए दिमाग को खोलना पड़ेगा। कौन कौन रेडी ऑपरेशन के लिए? लाइन भी थोड़े मंगाए। अब क्योंकि आज का सेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन सेशन नहीं है, ये लर्निंग सेशन में कुछ सिखा के जाना चाहता हूं, साथ साथ बाकी चीजें चलती रहेगी। हम दिमाग की बात कर रहे हैं, तो दिमाग के हवाले से एक और बात को समझिएगा कि दिमाग की प्रोसेसिंग लैंग्वेज पिक्चर लैंग्वेज है। हमारे कई मामला पूरे नहीं हो रहे, हम जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा, हमारी दुआएं भी कबूल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? गलती कहां पर है, जरा समझिएगा। पहली बात, कायनात में सबसे ज्यादा समझी जाने वाली जुबान इंग्लिश, अरबी या चाइनीज या हिंदी नहीं है, वो पिक्चर लैंग्वेज है। मुर्गी की तस्वीर बना के जिस मर्जी कंट्री में ले जाए, उसका मतलब हाथी कोई नहीं लेगा। इसी तरह आपके दिमाग की प्रोसेसिंग लैंग्वेज, आपका दिमाग इंफॉर्मेशन को जिस फॉर्म में स्टोर करता है, आपका जिस अंदाज में आपको वापस देता है, वो तमाम का तमाम पिक्चर का फॉर्मेट है। लेकिन हमें स्कूलों में भी ये बताते हैं कि बोल के याद करोगे तो अच्छा होगा। वो कहते हैं बोलोगे, पहले आंखें देखेंगी, बोलोगे, फिर कानों में जाएगा, तमाम सेंसेस इन्वॉल्व हो जाएंगी और आपको ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा। मगर एक्चुअली सूरत हाल इससे बिल्कुल बरक्स है। आप माइंड को पहले अल्फाज देते हैं, वो कानों में जाते हैं, वो उन्हें कन्वर्ट करता है पिक्चर में, उसका काम लंबा हो जाता है। आपने कई मतलब सुना होगा, आप इन्हें मिले और आपने इन्हें देखते ही कहा कि आपकी शक्ल मुझे याद आ रही है, हम कहीं पहले मिले हैं, आपका नाम देने नहीं आ रहा। ऐसा होता है ना? नाम सुना था वो भूल गया, शक्ल देखी थी वो नहीं भूली। आपने कभी ये नहीं कहा होगा, वाओ अमजद तुम्हारा नाम तो ध्यान में आ गया, शक्ल नहीं देखने आ रही। ऐसा नहीं हुआ कभी भी। ये कहानी देख लीजिए, साइलेंट कर दीजिए, इसका भी आइए। अच्छा, अब क्या ये वाकई पिक्चर लैंग्वेज में काम करता है क्या? मैं वैसे दावा करने के लिए जा रहा हूं। वंस अगेन एक छोटी सी एक्सरसाइज, प्लीज देख लगाइए, आंखें बंद कीजिए। जस्ट 30 सेकंड की एक्सरसाइज है, आंखें बंद रखिएगा। थिंक अबाउट योर मदर, अपनी वालिदा के बारे में सोचिए। योर मदर। थैंक यू वेरी मच। बस आंखें खोल लीजिए। आपने कहा मां, दिमाग ने तस्वीर दी कि बच्चा अम्मी 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 करता हुआ आ गया। मैंने कहा मां के बारे में सोचिए, आपने कहा मां, दिमाग ने आगे से कैसे रिस्पॉन्ड किया? पिक्चर आपकी मां की कि किसी और की मां की? शुक्र है। अच्छा, दिमाग ने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे किया? पिक्चर की शक्ल में। अच्छा, अब हम जहन में जो टारगेट्स बना रहे होते हैं, हम जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने टीम वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, हम बाज़ औक़ात ऐसी कमांड्स के साथ, ऐसे अल्फाज के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जो उनके जहन में मनफी तस्वीरों को जन्म देती हैं। वो तस्वीरें जो मंजिल तक पहुंचाने वाली नहीं होती, मंजिल पर पहुंचने से रोकने वाली होती हैं। वो कैसे, वो भी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। इसे हम नेगेटिव लैंग्वेज कहते हैं। नेगेटिव कमांड्स एक और तरह से भी देखिए कि इंसानी जहन में एक और बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है कि इंसानी जहन मनफी फिक्रे को मोस्टली पॉजिटिव करके रजिस्टर करता है। फिक्रा मनफी बोले, आपका दिमाग उसे मनफी करके रजिस्टर करता है, सॉरी मनफी फिक्रे को मुस्बत करके रजिस्टर करता है। ये अजीबोगरीब बात है कि मैं आपसे कहता हूं कोई बात भी, आपका दिमाग उसको उलट ले, ये कैसे हो सकता है? वंस अगेन क्लोज योर आइज। मैं आंखें बहुत बंद करवाता हूं, आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आइज। जैसे कहूंगा वैसे करेंगे, क्लोज योर आइज। डू नॉट थिंक अबाउट अ मंकी। बंदर के बारे में मत सोचिए, बंदर कैसा होता है, मुस्कुराहट कैसी होती है, दरख्त पे। खबरदार, कोई बंदा बंदर का नहीं सोचेगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो, बंदर ही बंदर आ गए। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरी बात मानिएगा, तो मैंने कहा था डोंट थिंक अबाउट अ मंकी। तो फिर आपने क्यों सोचा बंदर के बारे में? डू नॉट गिर गया, डू थिंक अबाउट मंकी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जब आप भी पढ़ते होंगे स्कूल में, उस वक्त स्कूलों की दीवारों पर अच्छी अच्छी बातें लिखने का रिवाज था। तो उस वक्त लिखा होता था झूठ मत बोलो। हम झूठ बोलते हैं? हुआ क्या?
मत गिर गया, बाकी क्या बचा? दूसरी जगह पर लिखा हुआ था लड़ाई झगड़ा मत करो, मत गिर गया, बाकी क्या बचा? अच्छा, अब क्या इसे चेंज किया जा सकता था? लड़ाई झगड़ा मत करो, इसकी बजाय सुलह सफाई से रहो, झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो। पॉसिबल था ना, मगर नेगेटिव कमांड आपके जहन में और तरह से रजिस्टर होती है। अगर मैं इसी वक्त आपसे कहूं कि डोंट लुक बैक, डायग्राम पीछे मत देखिएगा, कोई आदमी पीछे नहीं देखे, जहन में जो शदीद ख्वाहिश उभरेगी वो क्या होगी? अच्छा, मेरा मकसद क्या असल में, जब मैं कहता हूं कि पीछे मुड़ के मत देखो, असल में मैं चाहता क्या हूं? मैं चाहता हूं कि आप सीधा देख के, मैं ये चाहता हूं ना, तो जो चाहता हूं मैं वो क्यों नहीं कहता? मैं वो कह रहा हूं जो मैं नहीं चाहता, मैं उलट कह रहा हूं। ये लोगों का डायलेमा है कि लोग वो नहीं बताते जो वो चाहते हैं, वो बताते हैं जो वो नहीं चाहते। मैं पूछता हूं आप क्या जिंदगी में क्या चाहते हैं? सर मैं चाहता हूं कि मैं गुर्बत की जिंदगी ना जीऊं। भाई मैंने ये नहीं पूछा कि तुम क्या नहीं चाहते, आप क्या चाहते हो? सर मैं चाहता हूं कि हराम पैसा ना हो। और भैया कौन मुझे हराम पैसा चाहिए? आप वो बता रहे हो जो आपको नहीं चाहिए, और मैं पूछ रहा हूं कि आपको क्या चाहिए। जब आप अपने टीमों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो बाज़ औक़ात हम उसमें नेगेटिव कमांड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेगेटिव कमांड्स के नतीजे में नतीजा वैसे ही निकलता है जैसा आपको पता लग चुका है। फिर हम कहते हैं कि इसे मेरी बात समझ में नहीं आती। भाई उसे बात समझ कैसे आए? आपने फिक्र ही ऐसा बोला है, डोंट हिट मी। अच्छा, हर दौर में डिफरेंट होता है। मैं जिस दौर में था, हमारे दौर में हर दौर का फैशन होता है ना, डिफरेंट तरह के ट्रेंड्स होते हैं। तो हमारे दौर में अब्बा जान का बेटों की पिटाई करने का फैशन था। हाँ, वो हमारे यहाँ जो है ना, वो बात का तो अब्बा जाते गए सुबह ना एहतियात दो थप्पड़ मार जाते हैं कि बाकी नहीं ठीक गुजरेगा, ये शरारत नहीं करेगा। हमारा वो टाइम था। आजकल तो खैर बच्चे और तरह जी रहे हैं। तो मेरे वाले टाइम वाला कौन कौन है? अच्छा, माएँ बड़ी रहमदिल होती थी। अब्बा जान पिटाई करने वाले होते थे और माएँ कहती थी कि नहीं, ऐसी था ना। माओ को इसीलिए आप ज्यादा अच्छा समझते थे कि माँ से बचाती थी। लेकिन ये माएँ बैठी हुई है, मैं आपको पोल खोलने लगा हूँ। दर हकीकत जब भी आपकी पिटाई हुई, आपकी माँ ने करवाई। हुआ कैसे? मैं बताता हूँ हुआ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हर घर के असूल है, कानून है। मेरे घर में था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कि मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं रहना। असूल था ना। लो जी, मैं लेट हो जाऊं, मैं दाखिल हूं, डरता कि अजान हो गई है, अब डांट पड़ेगी। अब डांट पड़ेगी मुझे ये पता है। अब मैं दाखिल हो रहा हूं, अब्बा जान ने घूर के देखा मुझे, ये कौन सा टाइम आने का? तो मैं कितनी दफा का टाइम पाया करो। अब डांट पड़ रही है, अम्मा जान देखिए मारिएगा मत। अब्बा जान को सोच मारने प्लीज मारना नहीं है। ऐसे ही हुआ ना। और जैसे ही अब्बा जी ने कहा कि मारना नहीं, साथ के बजे तो थप्पड़ मार दिए। अच्छा, आप समझते रहे कि मां बचाती रही है, आज समझ जाए बाप दीन था। अच्छा, इसी तरह बच्चे लड़ते हैं, मारना मत, मुझे हाथ मत लगाना। जुबानी आर्गुमेंट चल रहा है और उसने कहा मुझे हाथ मत लगाना, मारना मत। खबरदार मेरा दिमाग मत लगाना। फिर क्या होता है? वही कुछ होता है जो चाहते हैं। तो आप उसे खुद फोर्स कर रहे होते हैं। ये नेगेटिव लैंग्वेज है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन ये नहीं कि आप इस लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ नेगेटिव लैंग्वेज, नेगेटिव कमांड में ही बात की जाती है। अगर आप सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसका तजिया करें और 10 कमांडमेंट्स जो सैयदना मूसा को दी गई थी उन्हें देखें, तो वो सारी की सारी स्टार्ट होती थी दाई शैल नॉट लाई, दाई शैल नॉट स्टील, दाई शैल नॉट कमिट एडल्टरी, दाई शैल नॉट। उस कौम का मिजाज ऐसा था कि उन्हें नेगेटिव कमांड से डील किया जाता था और उनके पैगंबर को डंडा देके भेजा गया था। जिलानी पैगंबर जो आसाना हो तो कलीमी है, काले बेबुनियाद। आज लॉजिक का दौर है, और तरह का दौर है, दिमाग और तरीके से काम करता है। तो हमें लैंग्वेज पैटर्न्स को सीखना होगा। अगर आप लैंग्वेज पैटर्न्स को सीखेंगे तो आपको पता चलेगा पॉजिटिव आउटकम के लिए। फैमिली से लेनी है, बच्चों से लेनी है, अपने कोलीग से लेनी है, अपनी सेल्स या मार्केटिंग टीम से लेनी है, दोस्त अहबाब से लेनी है, तो आपको पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करनी होगी। आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन से अल्फाज बोलने का नतीजा क्या होगा।
सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उस स्ट्रक्चर के नतीजे में मुझे रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा। हम समझते हैं कि मेरा काम सिर्फ बोलना है, ये नहीं समझा तो उसका कसूर है। अगर आप यहाँ समझाने के लिए आए हैं तो समझाना आपकी जिम्मेदारी है। आपको जानना होगा कि दूसरों के माइंड कैसे काम करते हैं, वो नेगेटिव माइंड पे चलने वाले हैं या पॉजिटिव माइंड पे चलने वाले हैं, उन्हें प्रेसिडेंट किस तरह का चाहिए। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे आपको वह नतीजा नहीं मिल सकता जो आप चाहते हैं। अल्फाज इतने अहम हैं कि ये अल्फाज बिलीफ कायम करते हैं। बिलीफ सच भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, और बिलीफ आपकी जिंदगी में सबसे नुमाया किरदार अदा करते हैं। किसी भी काम के बारे में बिलीफ सेल्फ के ऊपर भी हो सकता है, सिचुएशन के ऊपर हो सकता है, प्रोडक्ट के ऊपर हो सकता है, कंपनी के ऊपर हो सकता है, अल्लाह के ऊपर हो सकता है, हालात के ऊपर हो सकता है, अपने मिशन के ऊपर हो सकता है। बिलीफ का होना या ना होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिलीफ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और ये बिलीफ कैसे रोल प्ले करते हैं, एग्जांपल्स देता हूं। ये काम नहीं कर सकते, ये काम मुश्किल है, ये भी एक बिलीफ है ना। बहुत पुरानी स्टोरी है, हर दफा सुनाता हूं माइंड पावर के कोर्स में, यहां दोबारा रिपीट करने लगा हूं। टीचर्स कौन कौन है यहां से, यहां पे टीचर्स? एडवांस में माफी मांग लेता हूं आपसे। मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी, और मैथमेटिक्स की क्लास जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग या इंतहा दर्जे की बोरिंग होती है, या इतनी इंटरेस्टिंग कि बंदा उसमें खो जाता है, उसे पता नहीं चलता कि क्या हुआ है, या इतनी बोरिंग कि बंदा सो जाता है, उसे पता नहीं चलता क्या हो रहा है। दोनों सूरतों में बंदा काम कर नहीं रहता। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी, तो टीचर ने बोर्ड के ऊपर एक इक्वेशन लिखी और आगे बताया कि ये अनसॉल्वेबल है। कई ऐसी इक्वेशंस हैं जो अनसॉल्वेबल है मैथ की। तो एक बच्चा जो इंतहाई बोर समझ रहा था क्लास को, वो सो चुका था। क्लास खत्म हो गई, इक्वेशन अनसॉल्वेबल बता दिया गया, बेल हुई, क्लास ऑफ हो गई, सब बच्चे जाने लगे। तो सोए हुए बच्चे ने देखा कि वो कुछ लिखा है ऊपर, उसने सोचा कि शायद ये होमवर्क है। उसने फटाफट वो नोट किया कि सो तो पहली क्लास में गया था, होमवर्क भी ना किया तो पिटाई होगी। आगे 2 छुट्टियां थी, वो लगा रहा, कोशिश करता रहा। खैर मंडे वाले दिन वो टीचर के पास पहुंचा क्लास में और कहा कि टीचर मैंने वो सॉल्व कर लिया। तो टीचर ने देख के कहती है कि ये तो अनसॉल्वेबल था। बच्चा कहते सॉरी मिस, मुझे पता नहीं था। अच्छा, अब वो बच्चा जो क्लास में सो चुका था, उसे मैथ पे इंटरेस्ट नहीं था, वो नालायक था, कुंज़ेन था, और जो बाकी 100 बच्चा जाग रहा था, समझ रहा था, वो ज़हीन था, वो इंटरेस्ट ले रहा था, उन सब से वो सॉल्व नहीं हुई। एक बच्चे ने जो सो चुका था सॉल्व कर दी। रीजन क्या थी? क्या वो ज़हीन था? क्या हुआ था? सोच लिया था कि नहीं। हाँ, उसने सबको मैसेज दे दिया था टीचर ने कि ये अनसॉल्वेबल है। जो अनसॉल्वेबल है उस पर काम करने की जरूरत ही क्या, उसने कोशिश ही नहीं किसी ने की, और एक तो पता नहीं था, तो उसने कोशिश की तो नतीजे तक पहुंच गया। तो कई ऐसी अनसॉल्वेबल मिस्ट्रीज, ऐसे चैलेंजेस जो आज तक किसी ने नहीं किए, वो आज तक किसी ने नहीं किए, कि हर आदमी साथ बता देता है कि आज से पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किया, ये काम ह्यूमन कैपेसिटी से बालातर है। तो आप कहते हैं कि भाई ये कह रहा तो ठीक ही कह रहा होगा। तो कुछ क्लासें ऐसी होती हैं, कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं, कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं, कुछ असातिज़ा ऐसे होते हैं, कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं कि जब वो बोल रहे हों तो इंसान का सो जाना बेहतर होता है। लिमिटिंग बिलीफ्स के साथ जिंदा नहीं रहना, हमें इन चेन्स को तोड़ना है। हाथी में कितनी ताकत है, ताकत का सिंबल है। मैंने लोगों को देखा गले में हाथी छोटे छोटे डाल के चल रहे थे, पावर सिंबल है ना ये। इसमें इतनी ताकत है, इसे चेन से बांध दिया गया। क्या ये चेन हाथी की ताकत के मुकाबले में कोई अहमियत रखती है? वो एक ठोकर मारे ऐसी दर्जनों चेनें तोड़ दे, मगर वो ये चेन नहीं तोड़ पाता। क्या वजह? साइकोलॉजिकल बैरियर। बचपन से उसे जंजीर से बांधा गया था। जब उसकी ताकत कम थी, वो भूखा था, उसे सिधाया गया था, तो उसे पता लग गया कि ये जंजीर जो मेरे पैरों में है, मैं इसे नहीं तोड़ सकता। अब वो बड़ा हो गया, ताकत में आ गया, कुव्वत में आ गया, मगर बिलीफ वही है कि इस जंजीर को तोड़ना मेरे लिए नामुमकिन है। नतीजतन वो कभी भी उस जंजीर से खुद को आजाद नहीं करवा पाता। यही मामला आपके साथ है। आपको बेशुमार जंजीरों में बांधा गया है। किसी को बताया गया तुम्हारा इलाका ऐसा है, इस इलाके के रहने वाले लोग यूं होते हैं। किसी को नस्ल का बताया गया, किसी को स्कूल कॉलेज की तरबियत का बताया गया, किसी को माँ बाप का बताया गया, किसी को रुपए पैसे का बताया गया, किसी को सोसाइटी का बताया गया। वो जंजीरें पहना दी गई कि इन जंजीरों के होते हुए तुम फ्लाई नहीं कर सकते, तुम ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपको आगे जाना है, अगर आपको ऊपर जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन बिलीव्स को
तोड़ना पड़ेगा। बिलीफ अच्छे या बुरे कई तरह के होते हैं। कई बिलीफ माँ बाप जानबूझ के आपको देते हैं बचपन में ताकि आप महफूज रहें। किस किस के माँ बाप ने कहा हुआ था बचपन में आपको कि बाहर नहीं जाना, बहुपिला उठा के ले जाएगा? आपको तो ले भी दिया। अच्छा जी, आज भी यही कहते हैं। अच्छा, अब उस वक्त के लिए वो इंपॉर्टेंट था शायद, लेकिन सवाल ये है कि अगर आज भी आप उसी बिलीफ के साथ जिंदा हो कि मैं बाहर जाऊंगा तो बहुपिला उठा लेगा, तो मुझे बताइए आप एक बात जिंदगी जी सकते हैं? उस बिलीफ को तोड़ना पड़ेगा। बाज़ औक़ात बिलीफ तोड़ा जाता है, बाज़ औक़ात बिलीफ को नया रंग दिया जाता है। मिसाल के तौर पे एक मुहावरा बचपन से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि काली बिल्ली रास्ता काटे तो क्या होता है जी? बैड लक, नैस होती है। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते। मैं तो मानता हूँ। भाई कौन कौन मेरे साथ है? काली बिल्ली 1 2 3 4 5 7 8 10 लोग हैं मेरे साथ, कुछ बिल्ले कुछ बिल्लियां। काली बिल्ली रास्ता काटे तो बैड लक। आप में से कई लोग मानते ही नहीं, पता नहीं कैसे लोग हैं। मैं बताता हूँ, फिर आप भी मानेंगे उसके बाद। सच्चा अपनी जिंदगी का बात, आपको मनवा लूंगा मैं। शदीद सर्दियों के दिन मैंने लेक्चर देने के लिए जाना था, तो मैं सुबह सुबह उठा, अपना पैंट कोट टाई शाई लगाई, गाड़ी निकालने लगा बाहर। तो सर्दी थी ना शदीद, तो गाड़ी में उसके टायर के बिल्कुल पीछे एक काले रंग की बिल्ली ऐसे छुप के दुबक के बैठी। अब मैंने किया कि वो भाग जाए, मगर बिल्ली का किसी की सुनती है, भागे ना। मुझे देर हो रही थी लेक्चर से। मैं हमेशा टाइम पर पहुंचता हूँ, टाइम से पहले पहुंचता, मेरा रिकॉर्ड है, मैं लेट नहीं होता। बिल्ली लेट करवा देगी। मैंने बार बार कहा वो बिल्ली ना भागे। मैंने जोर से ठुड्डा मारा बिल्ली को, वो जाकर दीवार से टकराई और चांचा करती भाग गई। तब मुझे याद आया कि वाह, बुजुर्गों ने सही कहा था कि काली बिल्ली रास्ता काटे तो बैड लक फॉर द कैट। जो मेरे रास्ते में आएगा, जो मेरे रास्ते में है, बिल्ली है या बिल्ला है, उसके लिए बैड लक है। मैं अपने रास्ते में क्यों बर्दाश्त करूंगा किसी को? आई हैव टू चेंज द बिलीफ। सियाने कहते हैं, मैं सियानों की बात से खिलाफ तो नहीं ना करता, मैं उसकी बात को नया मतलब पहना देता हूं कि वाकई बैड लक है, लेकिन फॉर द कैट। अच्छा, बिलीफ 2-3 बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि इसका आपके साथ क्यों ताल्लुक होना इंपॉर्टेंट है। कुत्ते की वफादारी कितनी इंपॉर्टेंट है जी? कहानियां सुनी आपने, इसके किस्से सुने। घरों में कुत्ता भी रखे हैं, घरों में कुत्ते भी रखे हुए हैं, और कुत्ता सिंबल है वफादारी का, राइट? कुत्ते की वफादारी ज़र्बुल मिसल का दर्जा रखती है। मगर अब एक सवाल है, कुत्ता किसका वफादार है? अपनी हम नस्ल का या हड्डी देने वाले का? हड्डी देने, हम नस्ल का तो नहीं। उस हड्डी, उस गोश्त के टुकड़े के लिए वो अपने हम नस्लों पर भौंकता है। अगर वफादारी का ये मेयार है तो फिर मीर जाफर और मीर सारे वफादार थे, गद्दार तो नहीं थे। जिसने उन्हें रातब डाला, जिसने उन्हें हड्डी दी, मीर जाफर और मीर सादक, उन्होंने उसकी साइड ले ली, तो फिर वो गद्दार क्यों कहते हैं? इसका मतलब ये होगा कि कुत्ता वफादार है इंसान का, मगर अपनी कौम का गद्दार है। तोते को ले लें, तोते के साथ जितना जुल्म हुआ, इतने उसे डिफेम किया गया, डिग्रेड किया गया, जैसे कि पॉलिटिशियन हो गए। तोता चश्मी, तोते की तरह आंखें फेर ली, तोते की तरह बेमुरव्वत, ये मुहावरे सुने आपने? क्यों? और भाई उसे सोने चांदी के पिंजरे में रखो, देसी घी की चोरी खिलाओ, एक दिन दरवाजा खुला रह जाए वो उठ जाता है। ये किसी से वफा नहीं करता, ये बेवफा है। यही कुछ है ना? अरे भाई, तोता हुर्रियत पसंद है, वो किसी भी कीमत पर आजादी पर समझौता नहीं करता। उसे सोने चांदी के बर्तन दे दो, उसे देसी घी की चूरी दे दो, वो अपनी आजादी पर कंप्रोमाइज नहीं करता। वो हुर्रियत पसंद है, वो तो रोल मॉडल होना चाहिए हमारा। भाई जाने हुर्रियत पसंद है कि बेवफा है? हुर्रियत पसंद है, वो मुजाहिद है। लेकिन हमने क्या किया? हमने इसके डिफरेंट बिलीफ दे दिए। उन बिलीफ के नतीजे में हम कुत्ते को वफादार, इंसान में वफादार नहीं कहते, कुत्ता वफादार ये कहते हैं। तोता बेवफाई का सिंबल बन गया। अब ये बिलीफ्स कैसे बने थे? अल्फाज के जरिए। इन बिलीफ्स को अगर आज मैंने तोड़ने की कोशिश की तो कैसे की? अल्फाज इंसान की परसेप्शन चेंज कर देते हैं, उसके बिलीफ चेंज कर देते हैं, नतीजतन रिजल्ट चेंज हो जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं आपको। जब जंगें होती हैं, शुरू से जंगें होती थी जब और होती हैं, सबसे पहले दुश्मन का पानी बंद किया जाता है। पानी बंद कर दो, मतलब खत्म हो गया। फौजें जाती थी, पड़ाव पानी के पास डालती थी। पाकिस्तान इंडिया की जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड जंग है, उसकी एक बड़ी रीजन क्या होने वाली है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
जब कहीं नई बस्ती बसाई जाती थी तो वो पानी के चश्मों के जरिए बसाई जाती थी। यही बिलीफ था ना। फिर क्या हुआ, मार्केटिंग कैंपेन्स, आज जैसे लोग, रियल एस्टेट वाले कानून कौन है यहाँ पे जी, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने परसेप्शन चेंज की। मैं इधर आता हूं, मैं बहरिका टाउन में मुझे राश दे देते हैं, मुझे डीएचसी में राश दे देते हैं, वहां पानी नहीं। अच्छा, वो क्या, आप लोगों ने एक परसेप्शन चेंज कर दिया, बिलीफ ये बनाया कि पानी नहीं है, मगर वो सोसाइटी की जिम्मेदारी है पानी प्रोवाइड करना। किसी ऐसी जगह पर जहां पर पीने का पानी नहीं है, वहां बस्ती बस ही नहीं सकती, बसनी चाहिए भी नहीं। लेकिन क्या हुआ, अल्फाज के जरिए, कैंपेन्स के जरिए लोगों के बिलीव्स को रिफ्रेम किया गया। उन्हें बताया गया कि पानी इंसान की बुनियादी जरूरत है, बट दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है। और ये बिलीफ लोगों का बदलने के बाद कि पानी तक हमारी अपनी दस्तरस होनी चाहिए, उन्होंने कहा नहीं हमारी दस्तरस ना भी हो, ये दे रहे हैं ना, उन्होंने आपका बिलीफ चेंज कर दिया और इस चीज पर यकीन पैदा किया कि सोसाइटी हर हाल में तुम्हें पानी प्रोवाइड करेगी। आप लोगों ने बंजर जमीनों पर अरबों की नहीं, खरबों डॉलर्स की, रुपयों की भी नहीं, खरबों डॉलर्स की इंडस्ट्री तैयार की। प्रॉपर्टी डीलर्स, अपनी प्रॉपर्टी के बिजनेस को साइड पे रख के सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन था कि ऐसी जगह पर बड़ी बड़ी बस्तियां बसा के करोड़ों डॉलर्स का बिजनेस खड़ा कर देना जहां पे पानी ही नहीं ना पॉसिबल था। पॉसिबल कैसे बनाया, परसेप्शन चेंज कर दी। परसेप्शन चेंज कर दी तो लोगों के बिलीफ चेंज हो गए कि पानी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये इनकी जिम्मेदारी, और आपका बिजनेस कर दो। इसका मतलब है कि अगर आप परसेप्शन चेंज कर दें, अगर आप बिलीफ चेंज कर दें, तो फिर कुछ भी मुमकिन है। बंजर जमीनें भी बेची जा सकती हैं। उसके बाद टीचर्स, सेल्स लीडर्स, मैनेजर्स अपनी टीमों को भी टास्क बताते हुए बताते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, मार्केट बहुत टफ है। आपको पता है ना आजकल के हालात का कितना मंदा जा रहा है, इस वक्त हमें जान की बाजी लगानी पड़ेगी। अब आपने पहले से उसके जहन में क्या कंसेप्ट बो दिया, अंधा है, सेल्स कोई नहीं होती आजकल, आजकल जान की बाजी लगानी पड़ेगी, तो फिर कभी वैसे ही दिखेगा। ज्यादा से ज्यादा आपके ख्याल में एक सेशन कितनी देर तक चल सकता है? आधा घंटा, डेढ़ घंटा, और चले थोड़ा आगे, 5 घंटे, वेरी गुड, और आगे चले। सेशन एक पूरा दिन 12 घंटे, 12 घंटे इम्पॉसिबल है। सती साहब आपने पहला सेशन किया था 19 घंटे चला था, 19 घंटे नॉन स्टॉप। मैं इनके साथ कम्युनिकेट करूं, इनके सेशन में थे, मुझे देख के याद आ गया 19 घंटे तमाम के तमाम लोग, मेरा तो शो करना हो गया, इनका क्या कसूर, ये भी उठ के जाने को तैयार नहीं है कोई आदमी भी। और टाइम क्यों? इन्हें बताया जा रहा था कि ये यूं हो रहा है काम, यूं मसला एंगेजमेंट। उनके ज़हन को थकन की तरफ जाने नहीं दिया गया। कैसे नहीं जाने दिया गया? दिस इज अ स्किल कि मैं जानता हूं ह्यूमन माइंड से काम कैसे किया जाता है। कई ममालिक हैं दुनिया में, सुपर पावर अल्लाह ताला है, लेकिन बहरहाल दुनियावी लिहाज से जो मुल्क कुछ इमर्ज कर रहे हैं, नई सुपर पावर बनने के लिए जा रहे हैं, मगर वैसे राइट नाउ जिसे समझा जाता है, जो मौजूद है, अपना मकाम खो रहा होगा बेशक, लेकिन बहरहाल मौजूद तो है, उस मुल्क का नाम क्या है? आपको किसने बताया? आपको कैसे पता लगा? अच्छा, अब आपने कहा कि अमेरिका सुपर पावर है, ठीक है ना? अब आपको ये बता दिया गया, ज़हन में बिलीफ बैठ गया कि अमेरिका सुपर पावर है और सुपर पावर से लड़ा नहीं जा सकता। नतीजतन आप हर तरह के हालात में घुटने टेकने पर मजबूर हैं, जबकि आपके पड़ोस में मुल्क है जहां मीडिया नहीं होने पता नहीं था। एक एग्जांपल देता हूं, आपको अमेरिका की बात समझ में आ जाएगी। ऐसा हुआ सुबह, आज हाथी की मिसालें बार बार मेरे ज़हन में आ रही है, पता नहीं मैंने किस मोटे बंदे को देख लिया है। अच्छा, सुबह सुबह शेर, जंगल का बादशाह घर से निकला, अपने पिछाड़ से अपनी सल्तनत का जायजा लिया, तो आगे लूमड़ जाता हुआ नजर आया। कहता है, ओए लूमड़ी सुन, जंगल का बादशाह कौन है? उसने कहा, माई बाप आप, और किसे देख देता है? उसने कहा कुछ। आगे का गधे को देखा, कहता है, ओए बदसूरत जानवर, जंगल का बादशाह कौन है? कहता है, हुजूर आप। उसकी गर्दन और चौड़ी हो गई।
एक आध फरलांग आगे गया तो हाथियों का इलाका था। उसने हाथी को देखा, कहता है मोटे, जंगल का बादशाह कौन है? हाथी ने उसे देखा, सूंड में लपेटा, उठा के दीवार पे दे मारा। वो उठा, कमर कुमर सीधी की, कहता है यार नहीं पता था, पूछ लेते, गुस्सा करने की क्या जरूरत है। यही हुआ। उसके बाद वो सुपर पावर जब आपके पड़ोस में पहुंचा तो मुज़ाकरात के भी हम दिया सुपर पावर। यार तुम्हें नहीं पता तो लड़ते क्यों हो? मुज़ाकरात कर लो, किसी से पूछ लो, उससे पूछ लो, उससे पूछ लो। बिलीफ, बात औकात किसी बिलीफ का ना होना भी इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे इसके बारे में ये बिलीफ नहीं है, तो खत्म होगी, फिर भी लड़ सकते हैं। तो हमें आज तक हमारी आंखों पे चश्मा लगाया गया है बिलीफ्स का, और वो मन चाहा चश्मा है। खा वो शराफिया ने लगाया हो, खा वो पेरेंट्स ने लगाया हो, खा वो साथी ने लगाया हो, मगर उनका चश्मा पहनकर हमने जिंदगी देखी आज तक। हमने उन बिलीफ्स को फॉलो किया है जो हमें बचपन से दिए गए। अब वक्त आ गया है कि हम लिमिटिंग बिलीफ्स को खत्म करते हुए एक्चुअल अपने अंदर झांक कर देखें, खुद को पहचाने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझ में क्या क्या सलाहियतें रखी हैं, मुझे किस काम के लिए बनाया है, मैं किस जगह पर परफॉर्म बेहतर कर सकता हूँ, किस जगह पर मैं बेहतरीन रिजल्ट दे सकता हूँ, और वहां पर जाके हम काम करें। इन बिलीफ को बदलना क्यों जरूरी है कि बेसिकली इस डायग्राम को समझ लीजिए कि बिलीफ जो है वो आपके एटीट्यूड को फॉर्म करते हैं। आपका एटीट्यूड आपके एक्शंस का तयन करता है, और जैसे एक्शन होंगे वैसे नतीजा निकलेगा। अब लिमिटिंग बिलीफ्स एंड पे भी क्या निकलेगा साहब? लिमिटिंग रिजल्ट्स। बैड बिलीफ्स, गुड बिलीफ, एम्पावरिंग बिलीफ, एम्पावरिंग रिजल्ट्स। तो आप आखिरी खाने में जो चाहते हैं, पहले खाने में आपको वो लफ्ज ऐड करना पड़ेगा। हमें बांधा गया है इन चीजों के जरिए। एक खबर आती है आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, एक खबर आती है मंदा हो जाता है, एक खबर आती है चीजें बेहतर होने लग जाती हैं, और वो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हमें अक्सर को पता भी नहीं होता। हम सिर्फ उस न्यूज के बल के ऊपर पूरी की पूरी इकोनॉमी को दौर पर लगा देते हैं। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हमारे जहनों को इन चीजों के जरिए बांध दिया गया। आपको इधर से बाहर आना होगा। क्यों बाहर आना होगा? टेलीविजन की स्पेलिंग मुझे तो आते भी नहीं है, स्पेलिंग अंग्रेजी मेरी कमजोर है। टेलीविजन की स्पेलिंग कौन बताएगा मुझे? नहीं, ऐसे नहीं है। ये वो स्पेलिंग जो लिखे होते हैं, एक्चुअल स्पेलिंग ऐसे हैं, टेल लाई विजन। तस्वीरी शक्ल में झूठ दिखाए जाने वाले आले का नाम है टेलीविजन, और हमने अपनी जिंदगी उसको सुपुर्द की हुई है। हमें इस कैद से निकलना होगा। कैद से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग करूंगा ताकि आप लोग बात कर सकें। ये बिल्ली है, इस बिल्ली को आईने में शेर नजर आ रहा है। बिल्ली खराब है कि आईना खराब है? माइंड खराब है जी। ठीक है। बिल्ली अपने आप को अपनी फील्ड का, अपने मैदान का शेर समझती है। तो जो मेरी फील्ड है उसमें मुझ जैसा परफॉर्म कोई नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हममें से कई शेर ऐसे हैं, जब शीशा देखते हो तो बिल्ली नजर आती है। भाई साहब आपको शीशे में क्या नजर आता है? शेर। इंसान भी नजर नहीं आता। अपने आप को पहचाने, अल्लाह ने खास रखा है आप पे। देखिए शेर सिंबल है, नो डाउट, लेकिन हर आदमी हर वक्त शेर नहीं होता। जंगल में शादी हो रही थी शेर बरादरी की, शेर, बब्बर शेर, टाइगर सारे बुलवाए हुए थे। तो मेहंदी की रस्म हो रही थी, गाने शाने चल रहे थे, तो एक चूहा आके नाचने लग गया, और जिस गाने पे नाच रहा है वो गाना था पंजाबी का, आज मेरे वीर की शादी है। शेरों को बड़ा गुस्सा आया कि शेर बरादरी का फंक्शन और चूहा आके ये कह रहा है कि आज मेरे वीर की शादी है। वो एक बड़े शेर ने जाके गर्दन से पकड़ा चूहे को, कहता तू शेर कहां से हो गया? उसने कहा मेरी गर्दन छोड़, शादी से पहले मैं भी शेर था। तो आपको शेर बनना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये चीजें समझना, इन्हें अप्लाई करना कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आप लोग यहां से जाएं तो थके थके ना जाएं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन हम कर लें, फिर 2-4 मिनट की मजीद बात करते हैं। समझ उन्होंने कहा था इंशाल्लाह वाइंड अप कर देंगे, ठीक है?
इसके लिए आप अगर अपने फोन्स को साइलेंट कर लें तो बेहतर है। जो फोन साइलेंट नहीं कर सकता किसी मजबूरी की वजह से, वो क्लास से बाहर चला जाए, बाकी सब डिस्टर्ब हो जाएंगे उसकी वजह से। अपने फोन चेक कर लीजिए एक दफा। किसी को साइलेंट करना नहीं आता साथ वाले से पूछ ले, क्योंकि जब घर जाएंगे तो घर वाले पूछेंगे क्या सीखा, आप कहना फोन साइलेंट करना। कुछ ना कुछ तो सीखा होगा ना। तो फोन अपने साइलेंट कर लीजिए। स्पीकर कौन है? हाँ ठीक है, आखिर तक आवाज जाएगी ना? ओके, जैसे 4 मिनट का एक छोटा सा रिलैक्सेशन का सेशन करेंगे। आप लोग अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला ढाला छोड़ के आंखें बंद करके रिलैक्स होकर बैठ जाइएगा। जो मैं इंस्ट्रक्शंस बोल रहा हूँगा उन्हें फॉलो कीजिएगा। आप लोग अगर लाइट्स ऑफ कर सकें तो कर दीजिएगा। लाइट्स ऑफ करनी, स्क्रीन ऑफ भी करनी। प्लीज क्लोज योर आईज। सर ऑफिस के क्या बता रहे नहीं, सब रिजनेबल लोग बैठे हुए हैं। आंखें बंद प्लीज। एक आरामदेह पोजीशन अख्तियार कीजिए। जिस्म को रिलैक्स करते हुए आंखें बंद करें। जहन को बिल्कुल खाली कर दें। सोचों से आजाद। बी रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। एंजॉय बीइंग हियर। बी पॉजिटिव। अभी मैं चंद लम्हों में 50 से 1 तक उल्टी गिनती गिनूंगा। ये काउंटडाउन, ये नंबर, ये अदद आपको गहरी रिलैक्सेशन की कैफियत में ले जाने का मूजिब बनेगा। एंड यू विल एक्सपीरियंस योरसेल्फ गेटिंग मोर एंड मोर रिलैक्स। गिनती का हर अदद आपको सुकून और इत्मीनान की गहराइयों में ले जाएगा। 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. Feel relaxed. Feel yourself relax. 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Feel going deeper and deeper. खुद को गहराइयों में उतरता हुआ महसूस कीजिए। 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Getting deeper and deeper. 19, 18, 17, 16, 15, more relax. 14, 13, 12, 11, 10. All the way going deeper and deeper. जिस्म को ढीला छोड़ दीजिए। तमाम तर वजन कुर्सी या जमीन पर। 9, 8, 7, 6, 5. और आप नींद और सून की गहराइयों में उतरते जा रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1. And you are now in a deep state of relaxation. अब आप इस फीलिंग में रहिए, इस खास कैफियत में रहिए। ये जबरदस्त रिलैक्सेशन की कैफियत है। यहाँ चंद लम्हे रहना आपको ऐसी पुरसुकून नींद का मजा देगा, ऐसी रिलैक्सेशन देगा जो शायद
6, 8 या 10 घंटे की नींद के बाद आप महसूस करते हैं। यहाँ चंद लम्हे गुजारने के बाद जब आप उठेंगे तो यूं तवाना होंगे, यूं रिलैक्स होंगे जैसे आप एक भरपूर नींद लेने के बाद उठे। यहाँ गुजारे गए चंद लम्हे आपके जिस्म के तमाम उज़लात को, तमाम मसल्स को और आपके माइंड मसल्स को भी मुकम्मल तौर पर रिलैक्स कर देते हैं। सो एंजॉय बीइंग हियर, एंजॉय दिस वंडरफुल फीलिंग। और अभी चंद लम्हों में मैं 1 से 10 तक गिनती गिनूंगा। जब मैं 10 पर पहुंचूंगा तो आप अपनी आंखें खोल देंगे और खुद को मुस्बत, बाएतमाद और पुरजोश महसूस करेंगे। 1, आइंदा से जब भी आप ट्रांस में जाएंगे या मैं ले जाऊंगी तो आप जल्दी और ज्यादा गहरे ट्रांस में जाएंगे। 2, आप इन सलाहियतों और ताकत के बारे में हमेशा मुस्बत रहेंगे। 3, आपकी सियाह वापिस आ रही है। 4, आपका माइंड नए आइडियाज और बेहतर तब्दीली के लिए खुला है। 5, आप खुश, बाएतमाद और पुरजोश हैं। 6, आप अलर्ट हो रहे हैं। 7, हर लिहाज से खुद को बेहतर महसूस कर रहे हैं। 8, आपकी सेंसेस पहले से बेहतर हो रही है। 9, आप आंखें खोलने के लिए तैयार हैं। 10, आंखें खोलिए, बाएतमाद, पुरजोश और खुश महसूस कीजिए। वंडरफुल। जी नाश्ता का बंदोबस्त जी रिलैक्स। तो देयर इज नो मैजिक। अल्फाज को खास उतार चढ़ाव के साथ बयान करना, खास सीक्वेंस में बोलना किसी भी खास मेंटल स्टेट में जाने का मुझे बन सकता है। आप बिल्कुल फ्रेश होकर जाएंगे, आपको कोई थकन नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। कोई सवाल यहाँ तक अगर पेंडिंग है तो पूछ लीजिए। आई होप के चीजें आपकी समझ आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ। गुड जी प्लीज। आपके अहकामात का ताबे है, जो आप कहते हैं वो से कहता है। हाँ मैं माइंड की बात कर रहा हूँ। नो तो स्टार्ट ही कलमे भी नो से स्टार्ट होता है, ला इलाहा नहीं कोई माबूद। जी आपने क्या किया था जी? जब हम इस तरह के सेशंस जब लेते हैं तो ये स्टेट फॉर मेबी फॉर फ्यू आवर्स और फ्यू डेज ये हम रिटेन करते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। उसके बाद जो है ना हम पहले की तरह हो जाते हैं। क्या हमें ये कंटिन्यूअसली इस तरह के सेशंस लेने चाहिए? जी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। जवाब ये है कि सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंतहाई अकबर सहाबा आए, बड़े सहाबा, और उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह हमारे हक में दुआ कीजिए, हम मुनाफिक हो गए हैं। सहाबा उन्होंने पूछा क्या हुआ? वो कहते जब आपके पास बैठते हैं तो ईमान की हालत कुछ और होती है, घरों में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं तो हालत बदल जाती है। सैयदना रसूल करीम कहते हैं कि अगर मेरे पास से उठ के जाने के बाद भी तुम्हारी हालत वही रहती तो फरिश्ते आसमान से उतर कर तुमसे हैंडशेक करते हैं। तो अगर सहाबा के साथ भी ये मसला था कि अपने एनर्जी सोर्स से दूर होने के बाद वो कमजोर होते हैं, तो मैं और आपको सिखाते भी नहीं है। तो जो आपका एनर्जी सोर्स है, जिस मैदान में, जिस फील्ड में है, अपने एनर्जी सोर्स के साथ राब्ते में यही इसका जी। हम सक्सेस डिजाइनर्स और माइंड एक्सेस अपॉर्चुनिटी मुख्तलिफ कंपनियां मिलकर ये काम कर रही हैं। सर एक सवाल है जी जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आई एम नॉट द मोटिवेशनल स्पीकर। आगे चलिए। मैं से एक बात कर रहा हूँ। जिस तरह आप एक लाइफ कोच हैं, ये सारे पॉजिटिविटी को आगे करते हैं, ठीक है, और ये आपको इतना ज्यादा पॉजिटिव सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि आप नेगेटिव सोच नहीं सकते। तो आप जब इतना ज्यादा पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं ना, फिर आप ना जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, ना बुराई को आप बुराई समझते हैं। आप समझते हैं यार बस ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज किए जाओ, पॉजिटिव सोचो, आगे अच्छा हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मेरा नाम है आरिफ सदीकी, ARIF SIDDIQUI। ये टाइप कीजिएगा, जो मैं कहता हूँ सुनिएगा, फिर सवाल करेगा। मैं बिल्कुल कहता हूँ जो आप कह रहे हैं कि मेरा फलसफा नहीं है। मैं कानून जिद्दोजहद पर यकीन रखता हूँ। लॉ ऑफ स्ट्रगल, क्वांटम का कानून है, लैसा लिल-इंसान इल्ला मा सआ। हम उस कानून पर बिलीव करते हैं। बाकी जिस तरह क्वैक्स होते हैं, नीम हकीम, उस तरह के हर फील्ड में लोग मौजूद हैं, तो उनकी हम बात नहीं करते। मैंने कहा मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। क्यों? मैं स्किल्स सिखाता हूँ।
स्पीकर से बहुत तुम कर सकते हो, शाबाश शाबाश कर सकते हो, भाई कैसे करना है ये कौन सिखाएगा? तो मैं सिखाता हूँ कैसे करना है। इस वजह से मैं ट्रेनर हूँ, मैं स्पीकर नहीं हूँ। ये फर्क है। अभी जो आपको मैंने जी अच्छा, मैं एज अ मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहूँगा कि मैं एक डिस्कस कर रहा था स्टेफानिस के हवाले से ही, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि पाकिस्तान में ये लीगली नहीं है कि हम इस तरह से किसी को माइंड स्टेट को चेंज कर दें एंड उसके बाद रिटर्न उसको वापस लेके आए, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क। वी आर नॉट गिविंग एनी मेडिसिन। आप कैसे रोक सकते हैं? मैं तो बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं, एक्चुअली इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको डोंट नहीं कर रहा, जस्ट आई वांट टू नो कि ये लीगल नहीं है, तो पहले बात है पाकिस्तान में। दूसरी चीज ये कि आप जो मेंटली उसको लेके जाते हैं स्टेट, तो उसको समटाइम ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट या पब्लिक और कोई चीज वो आप पूरे बॉडी को इस तरह से कवर अप नहीं कर सकते, जस्ट एक वन को टारगेट कर रहे हैं, देन वो ज्यादा एक बेहतर होता है। आपने उसको ऐसा आपने जो सुना गलत सुना। आपने उन लोगों से सुना है जो नीम हकीम थे, नहीं बताई थे। अगर ये इलीगल है तो कानून में होना चाहिए। लोगों को वर्ड की सिलेक्शन नहीं आती है, मैंने बताया ना, वर्ड इस्तेमाल करने आते हैं। वो कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये नॉट रिकॉग्नाइज्ड है। मेडिकल फील्ड में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियां इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रही। वो कहना ये चाह रहे हैं, रिकॉग्नाइज ना करने में और इलीगल होने में तो बहुत फर्क है ना। वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रही यूनिवर्सिटीज, ये वो कहना चाहते हैं, जिससे उन्हें वर्ड की सिलेक्शन सही नहीं आती। दूसरा आपने कहा कि ग्रुप ऑफ लोगों को नहीं किया जा सकता। कितने लोग हैं जो मेरे साथ हिप्नोसिस एनएलपी या इस क्लास बैठे हुए हैं जो कर चुके हैं? 1 2 3 4 ये 8 लोग हैं। इनसे पूछिए कि दर्जनों लोगों को मैं इकट्ठा लेके जाता हूँ, सुइयां चबो देता हूँ, उठा देता हूँ, गिरा देता हूँ, सुला देता हूँ, उठा देता हूँ, रुला देता हूँ, नथिंग हैपेंस। हाँ, वो आपकी वो असल में इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट से निकलती है, वो जो दे रहे हैं वो एक्सपर्ट नहीं है। अच्छा, मैं बस क्लोज कर दूं, आखिर में हम पहुंच गए हैं। तो हम जो वर्कशॉप प्रोवाइड करते हैं पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, तो यहाँ पे हमारे दोस्तों की माइंड एक्सेस हमारी टीम है, फरहान साहब हैं, मैडम खड़ी हैं, इनकी ख्वाहिश थी कि पिंडी इस्लामाबाद में रेगुलर बेसिस पे इस तरह के सेशंस करवाए जाएं ताकि ये अवेयरनेस यहाँ पर भी आए। चैम्बर ने हमारे साथ ताउन किया, हमने आप लोगों के लिए फिर ये सेशन अरेंज किया। एक तो जो इंट्रोडक्शन करवाया माइंड साइंसेस का, इसका पहला पार्ट कमिंग डेज में होने के लिए जा रहा है। एक तो कमिंग वीकेंड मरी में होने जा रहा है, 3 दिन का प्रोग्राम है, और 1 मार्च के पहले वीकेंड पे इस्लामाबाद में रावलपिंडी में होने जा रहा है। जो लोग इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस्लामाबाद रावलपिंडी वाले, वो मैडम से, फरहान साहब से रब्ता कर लीजिएगा। शहजाद साहब पता है, जो लोग मरी वाले कोर्स में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो शहजाद साहब से रब्ता कर लीजिएगा। ये हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं मुख्तलिफ इलाकों के लिए। और नेक्स्ट हमें प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि नेक्स्ट वर्कशॉप आप बताइएगा, लोगों से पूछिएगा। मैंने आप लोगों से जो गुफ्तगू की, आपके चेहरे देखे, आसपास के लोगों को मिला इस्लामाबाद पिंडी में, आई थिंक इस वक्त हमें एक वर्कशॉप की अशद जरूरत है जो है विनिंग एटीट्यूड एंड सक्सेस। सक्सेस का एक खास एटीट्यूड होता है, सक्सेस का एक खास माइंड सेट होता है जो आपको उस खास ट्रैक पर लेकर जाता है। तो अगर मेरी रिकमेंडेशन है तो मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि हमें विनिंग एटीट्यूड के ऊपर बात करनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? वैसे इसकी कितनी जरूरत है? आप में से कितने लोग समझते हैं कि वी नीड विनिंग एटीट्यूड फॉर आवरसेल्फ, आवर टीम, आवर फैमिली? तो ठीक है, फिर आप उसमें रिकमेंड भी कर सकते हैं, आपको और अच्छा लगता है तो वो भी कर सकते हैं। और की बात थी मेरे हवाले से खत्म है, मेरी बात हुई, पक्की बात है। बाकी ये मेरी वेबसाइट या जो कुछ भी है, मेरा नाम टाइप करेंगे तो आ जाएगा। बाकी व्हाट्सएप कम्युनिटी में अगर आप आना चाहते हैं या सेशन मिल जाए तो ये नंबर है, इन दोनों पे व्हाट्सएप है। अपना नाम वगैरह लिख के भेजेंगे तो आपको वो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भेज दिया जाएगा। आप कनेक्ट हो सकते हैं, हमारी चीजों की डिटेल, वर्कशॉप की डिटेल्स और छोटी छोटी वीडियोस, जिस तरह के सेशन की वीडियो मेरी वहाँ शेयर हो जाती हैं, आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। वर्कशॉप के रजिस्ट्रेशन फॉर्म मौजूद है? अगर किसी ने हाँ, वो वर्कशॉप की रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे मौजूद है। इन्फॉर्मेशन चाहिए, ब्रोशर चाहिए, 4-5 मार्च को आप एक्सप्लेन कर देते जी। 4-5 मार्च को आर्मी के